रही है मेरी। जी। अरे यार ये हाँ। एक सेकेंड नवेंद्र जी, बाकी सभी साथियों आज के से इस कार्यक्रम आग्रह में है सभी कि साथियों अपना का स्वागत है। बाकी सभी साथियों से आग्रह है कि अपना माइक म्यूट कर लें और ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। हाँ, आप शुरू करिए। जी। आज के इस कार्यक्रम में सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोफेसर विनोदानंद सिंह स्मृति समिति पिछले कई वर्षों से प्रोफेसर विनोदानंद सिंह स्मृति व्याख्यान का आयोजन करती रही है। इस आयोजन में कई साथी भाग ले चुके हैं। ये आयोजन साल में 2 बार होता है। एक बार पुण्यतिथि के अवसर पर और एक बार जन्म तिथि के अवसर पर। पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग पटना में करते हैं और जन्म तिथि के अवसर पर मुजफ्फरपुर में करते हैं। इस बार कुछ ऐसा संयोग रहा कि ऑनलाइन करने की आवश्यकता पड़ी। इस व्याख्यान कार्यक्रम में देश के कई महत्वपूर्ण साथी इस भाग ले चुके हैं, जिनमें प्रोफेसर गणेश देवी, योगेंद्र यादव जी, अरुण कुमार जी सहित कई देश के नामचीन लोग शामिल रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य वक्ता हैं विनोद शाही जी, देश के प्रख्यात आलोचक हैं, और उनके साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अजीत झा जी करेंगे, जो हमारे वरिष्ठ साथी रहे हैं। बहुत लंबे समय तक उनके साथ उन्होंने काम किया है। आज हमारे साथ कई साथी देश भर से जुड़े हुए हैं और उनके प्रोफेसर विनोदानंद सिंह जी के परिजन भी उसमें यानी शामिल हैं, जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इस अवसर पर प्रोफेसर विनोदानंद सिंह स्मृति समिति से जुड़े वरिष्ठ साथी शाहिद कमाल जी से आग्रह है कि वे आए और ये अपना माइक अनम्यूट करें और इस अवसर पर अपनी बात। शाहिद कमाल जी। पहले तो सभी शामिल लोगों का स्वागत, और खास तौर से जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत। और हम लोग ये 24वां लेक्चर है। जैसा नवेंद्र जी ने बताया कि हम लोग 2 साल में करते हैं, एक पटना में और एक मुजफ्फरपुर में। अभी तक में ज्यादातर फिजिकल मैंने हॉल में ही होता रहा है, लेकिन 1-2 बार कोरोना में और इस बार इसे हम लोग इस ऑफ लाइन कर ऑनलाइन कर रहे हैं। तो मुख्य वक्ता जो है वो उनका ये होगा, फिर उसके बाद अगर किसी का सवाल होगा तो 10-15 मिनट का अगर समय रहा तो वो हम लोग करेंगे और उसके बाद समाप्त होगा। किसी भी सूरत में इसे 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं चलाएंगे, यानी 7:30 है तो 9 बजे हम लोग इसे समाप्त कर देंगे। वो आगे नरेंद्र जी इसका संचालन करें। नरेंद्र जी। जी जी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर विनोद शाही जी हैं। विनोद शाही जी हमारे मंच पर पहली बार आए हैं। दरअसल हम आ, अपने साथी राकेश कुमार जी से चाहेंगे कि विनोद शाही जी के बारे में 2 शब्द। राकेश कुमार जी। धन्यवाद मित्रों। प्रोफेसर विनोदानंद सिंह स्मृति समिति पटना द्वारा आयोजित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। और आज के मुख्य वक्ता हैं आदरणीय प्रोफेसर विनोद शाही जी। आप देश के प्रख्यात चिंतक, संस्कृतिविद, लेखक, आलोचक और समकालीन मुद्दों पर विमर्श
करने वाले इस समय के एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में प्रख्यात है। आपने आलोचना के साथ साथ रचनात्मक साहित्य में भी पर्याप्त लेखन किया है। संस्कृति पर आपने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, भारतीय सभ्यता का आत्मसंघर्ष, मार्क्सवाद और भारतीय यथार्थवाद, प्राच्यवाद और भारत, हिंदी साहित्य का इतिहास, एक उत्तर औपनिवेशिक विमर्श, हिंदी आलोचना की सैद्धांतिकी, कथा की सैद्धांतिकी, संस्कृति और राजनीति, रामकथा, पुनर्पाठ, आलोचना की जमीन और उत्तर आधुनिकता जैसे विषयों के साथ साथ योग और भारतीय प्राच्य विद्याओं पर भी आपका अध्ययन है। और हमें आपका यह लेखन एक नई दृष्टि देता है अपने अतीत को समझने का और वर्तमान से जूझने का, वर्तमान की समस्याओं से जूझने का। आज आपकी वाग्मिता से हम रूबरू होंगे। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर अजीत झा सर। आप एक प्रख्यात इतिहासकार और समाजवादी चेतना को आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में हैं। तो मैं अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि ऐसे ही 10 मिनट से ऊपर का विलंब हो चुका है, मैं बिना किसी भूमिका के आदरणीय विनोद शाही सर से निवेदन करूंगा कि आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। नवेंदु जी। जी। हाँ, अब सर को ही विनोद बुलाना शाही है सर ना? से आग्रह है कि सर, जी जी जी, जी। अब विनोद शाही सर से आग्रह है कि सर इस व्याख्यान में अपनी बात करें। धन्यवाद डॉक्टर विनोद नवेंदु जी। शाही। धन्यवाद नवेंदु जी। सभी आदरणीय मित्रों के प्रति मेरा अभिवादन। मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे आज की इस व्याख्यान माला के लिए आमंत्रित किया है। विषय के बारे में जब हम लोग सोच रहे थे तो राकेश जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज के हालात को सामने रखते हुए कुछ बात की जाए। तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि बहुल संस्कृति या संस्कृति बहुलता जैसी बात हमारे लिए एक मौजू विषय हो सकती है। ये बात हमारे जहन में आती क्यों है? सबसे पहले तो सवाल यही है कि हमें ये सोचना क्यों पड़ रहा है आज कि हमारा जो देश है वह सांस्कृतिक बहुलता से जुड़ा हुआ एक राष्ट्र रहा है और अब भी है, परंतु इस पर आज हमें बात करने की जरूरत पहले से कहीं अधिक महसूस होने लगी है। वजह साफ है, अब सब मित्र इस बात से परिचित हैं कि पूरी दुनिया में और उसके पीछे पीछे भारत में सांस्कृतिक एक रूपता की बात इस कदर हावी होती चली गई है सारे परिदृश्य पर कि उससे हमें अनेक तरह के संकट उत्पन्न होने का एहसास होने लगा है। एक रूपता बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर एक रूपता को हावी कर दिया जाए, एक रूपता के पीछे के मंसूबे दमनकारी हो जाएं,
तब बात सोचने लायक जरूर हो जाती है। अब ये जो एक रूपता की बात है, ये केवल यानी आप ये मत देखिए कि ये भारत का संकट है। दक्षिणपंथी प्रवृत्तियां एक रूपता का सहारा लेकर लगभग पूरी दुनिया में हमें किसी न किसी रूप में सिर उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। पीछे के दौर की तरफ आप देखें, जब 2 विश्व युद्ध इस दुनिया के अंदर लड़े गए, तो उसके पीछे राष्ट्रवाद की एक बड़ी भूमिका रही है। राष्ट्रवाद का एक उभार आया और उस राष्ट्रवाद के उभार के पीछे पीछे औपनिवेशिकता की आंधी आई, जिसने पूरी दुनिया को अपने गिरेबान में ले लिया और फिर संसाधनों पर अधिकार करने के लिए जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया, जो विश्व युद्धों के भयानक खूनी संघर्ष में बदल गया। इस पूरे इतिहास से आप परिचित हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हालात उस ओर हमें दोबारा ले जाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है, लेकिन ठीक उसी रूप में नहीं दोहराता जिस रूप में पीछे होता है। उसमें बहुत सारी नई चीजें जुड़ जाती हैं, नई तरह के आयाम जुड़ जाते हैं, नई तरह की बातें हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। अब ये जो मौजूदा दौर में, जिसे हम सांस्कृतिक बहुलता के ऊपर उत्पन्न हो गया संकट कहते हैं, इसके समाधान के लिए अनेक लोग ये भी कहते हैं कि पीछे का दौर था एक, जिसमें हमने धर्म निरपेक्षता की राह पकड़ी थी, जनतांत्रिकता की बात हम लेकर के आए थे पूरी दुनिया में, और तीसरी दुनिया का एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी हमने चलाया था, जिसको हम एक तरह की विश्व के उस सपने की तरह देख रहे थे जिसमें जनतांत्रिक बात भी थी और समाजवादी सपने को चरितार्थ करने की बात भी थी। लेकिन वो सपना तो आरंभ होते ही आप जानते हैं कि बहुत कमजोर पड़ गया, और कमजोर पड़ के किस रूप में बिखर गया उसका पता ही नहीं चला। महाशक्तियों के खेल ने पूरी दुनिया को अपने गिरेबान में जिस तरह से लिया है, वह बात अब सोचने लायक बात में बदल गई है। लगातार पूरी दुनिया छोटे छोटे और ज्यादा भयानक युद्धों की ओर धकेल दी जाती है। अब युद्ध उस तरह के नहीं रह गए हैं जिस तरह के, यानी आप विश्व युद्धों के दौर को अगर अपने सामने रखते हो तो उस तरह के युद्ध अब हमारे सामने नहीं है। अब तकनीकी और उच्च तकनीकी पर आधारित युद्ध है, और मानव यानी मनुष्य को मारने का, उसके नरसंहार का और सामान्य जन को नष्ट करने का उस तरह का रूप अब शेष नहीं रह गया है। अब हालात ये हैं कि किस तरह से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर वर्चस्व कैसे स्थापित करता है, और पीछे पीछे सांस्कृतिक संकट जो है वो और अधिक गहराता चला जाता है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप मौजूदा दौर को और इसके यथार्थ के इस संकट को समझना चाहते हो, तो एक बात हमारे दौर को पिछले समयों से बहुत अलग करती है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि जहां एक तरफ ये एक रूपता का एजेंडा सिर उठाता हुआ दिखाई देता है, वहां दूसरी तरफ पूरी दुनिया में सांस्कृतिक बहुलता की बात भी साथ साथ एक अलग शक्ल में हमारे सामने मौजूद हो गई है। ये दुनिया में पहली दफा हुआ है। इससे पहले के इतिहास पर आप गौर करें तो यानी इतिहास का पेंडुलम एक रूपता और बहुलता के बीच में लगातार घूमता रहा है, और घूमते हुए उसने यानी वो चीजें दिखाई भी देती रही, एक नक्शे की तरह पकड़ में भी आती रही कि भाई ये बहुलता का दौर आया और फिर चीजें घूम करके एक रूपता की तरफ और चीजों को समेटने की तरफ चली गई। और अगर आप भारत के इतिहास को भी, सांस्कृतिक इतिहास को भी अपने सामने रखें तो भी ये बात करीब करीब सच साबित होती हुई दिखाई देगी कि किस तरह से भारत का सांस्कृतिक नक्शा बनता है, जिसमें लगातार एक रूपता और बहुलता के बीच सांस्कृतिक पेंडुलम इधर से उधर दोलायमान रहता है।
थोड़ा सा इशारा कर देता हूं ताकि मैं अपने समय तक आ सकूं उस चीज को, क्योंकि इस बात को जब तक हम ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे समय की जटिलताएं किस रूप में इतिहास के इस पूरे सफर से बहुत अलहदा हैं, अलग हैं, और ये इन चुनौतियों का सामना हमें अब अलग रूपों में, अलग हथियारों के साथ और अलग तरह के चेतना के स्तर के साथ करना पड़ेगा। तो इस बात को अगर समझना हो तो पहले हमें और ये मैं हमेशा कहता भी हूं कि जब कोई बात समझ में ना आ रही हो तो हमें इतिहास की शरण में जाना चाहिए, कि इतिहास का जो बोध है वही दरअसल हमारी तीसरी आंख होता है, वही हमें रास्ता दिखाता है, हमें बताता है कि चीजें किस तरह से आगे पीछे जाती हैं। बहुत सारे लोग आज के दौर में भी ये देखते हैं और कहने की कोशिश करते हैं कि देखिए बहुलता संकट में पड़ गई और धर्मनिरपेक्षता संकट में पड़ गई, उदारता संकट में पड़ गई, और अब तो सब चीजें बिखर जाएंगी और सब बचाने के लिए कुछ जैसे सामने दिखाई नहीं देता है। मजहब और सांप्रदायिकता का ऐसा रूप सामने आ रहा है जो पहले कभी नहीं था, यानी ऐसा रूप जिसको आप फिदायिनवादी रूप या आप कहें कि आतंकवाद को एक प्रॉक्सी एजेंडे की तरह अपनाने वाला रूप, वो ये रूप पहले नहीं थे। ये रूप हमारे समय की देन है। तो इस तरह के रूप आप आकर के सामने खड़े हो गए हैं, तो इन चुनौतियों का सामना करना कैसे है? तो बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं और घबराहट में भी करीब करीब दिखाई देते हैं कि इसमें से तो कोई समाधान होता हुआ, कोई विकल्प निकलता हुआ करीब करीब निकट भविष्य में तो हमें दिखाई नहीं देता। तो मेरा ये मानना है कि जब कभी हालात इस तरह के हों और लगे कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और हमें दिखाई नहीं देता कि रास्ता कहां से निकलेगा, तब हमें इतिहास की शरण में जाना चाहिए। इतिहास तब हमें रास्ता दिखाता है। एक दफा पूरे विश्व इतिहास के अंदर मैं आपको बहुत उलझाव हो जाएगा, विस्तार भी बहुत हो जाएगा। केवल भारत को ही आप देख लें कि भारत ने बहुत समयों में एक लंबे अंतराल के बीच अपने आप को किस तरह से खंगाला, किस तरह से रूपांतरित किया और किस तरह से नई दिशाओं को तलाशा। शुरुआत अगर कहें तो संहिता के काल से है। अब वेदों को संहिता कहा जाता है। संहिता का मतलब ही क्या है? संहिता का मतलब है बहुलता। बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है। आज वेदों को इस रूप में तो ग्रहण नहीं किया जाता, आज तो एक शास्त्र के रूप में ग्रहण किया जाता है, जैसे कि वैदिक संस्कृति कोई सनातन संस्कृति होती है और उसको भी एक रूपता के सांचे में ठोक पीट करके बिठाने की कोशिशें लगातार होती हुई हमें दिखाई देती हैं। वो एक अलग स्थिति है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो तो यही है कि एक संहिता का युग आया था और वो युग इतना बड़ा दिखाई देता है हमें सांस्कृतिक धरातल पर, और उसने इतना बड़ा काम किया कि आज तक हमें उसकी जरूरत एक तरह के प्रस्थान के रूप में उसकी जरूरत आज तक महसूस होती है। तो एक बात मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर वेदों के जमाने के अंदर चीजों को इकट्ठा किया गया था, संहिताएं बनाई गई थी, इतने सारे देवी देवताओं को लगातार लाकर के एक मंच के ऊपर उपस्थित किया गया, उन सब की स्तुतियों को इकट्ठा करके एक सूत्र में बांधने की कोशिशें हुई और फिर ये देखने की कोशिश हुई कि कितना है, तो इसका मतलब है उससे पहले के दौर में ये बहुलता अनेक अलग रूपों के अंदर और बड़े इस रूप में रही होगी समाज में, जिसको आज के दौर के अंदर हम अगर देखना चाहें तो कोई अराजक या बिखराव का दौर भी कह सकते हैं, कि उसमें तमाम चीजें अपना सिर उठा रही हैं और बंद नहीं रही हैं। तो वेद उस पूरे बिखराव को और उस पूरी अनेकता को, उस बहुलता को बांधने के लिए, एक शास्त्र के रूप में बांधने के लिए एक तरह का प्रस्थान करते हैं और एक बड़ी बड़ी बात हमारे सामने उपस्थित होती है। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही चीजों को, बिखराव को या उन तमाम चीजों को बांधना शुरू होता है, तब उसके भीतर से तत्व की तलाश शुरू हो जाती है अचानक, जिसको आप एक रूपता कहते हैं। जैसे ही आप अनेकता को बांधेंगे, साथ ही पेंडुलम दूसरी तरफ को घूमना शुरू हो जाता है और आप एक रूपता की तलाश की तरफ चले जाते हैं। उपनिषद क्या है? वेदों के तुरंत बाद उपनिषद काल आ जाता है। वो क्या है उपनिषद? उपनिषद काल ब्रह्म नामक तत्व की, मूल तत्व की खोज के लिए सत्य, उसको सत्य कहा गया, उस सत्य की खोज के लिए निकली हुई यात्रा है।
पहला उपनिषद ही ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ जो है उसके अंदर एक ईश्वर विद्यमान है। वहां से लेकर के और पूरा का पूरा चिंतन है कि किस रूप में उस एक को खोज लें। बहुत विविधता है, बहुत बहुलता है, इस बहुलता के बीच किसी तरह से एक को खोज लिया जाए। तो ये तो एक के बाद दूसरा यानी अपने आप चलाता है। और क्या होता है कि जैसे ही ये उपनिषद आते हैं, आप देखिए सूत्र में बांधने के लिए अनेक तरह के दर्शन आकर के खड़े हो जाते हैं। हमारे पास षड दर्शन परंपरा है, पीछे पीछे बौद्ध और जैन दर्शन आकर के खड़े हो जाते हैं। तो दर्शनों के आधार पर चीजों को बांध लिया गया और इस रूप में उपस्थित कर दिया गया कि सब चीजें जैसे एक रूप हो गई हों। और ये उस एक रूपता को स्थापित करने में सत्ता का एक बड़ा हाथ होता है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये जो एक रूपता के बहुत सारे जो शक्लें तब दिखाई दी थी वैदिक काल के तुरंत बाद के समयों में, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म धर्म का रूप विधिवत ले रहे हैं। और ब्राह्मण धर्म भी जो शतपथ के रूप में बंधा, आप देखें वो 100 रास्ते हैं, शतपथ ब्राह्मण इकट्ठा किया गया चीजों को, 100 रास्तों को इकट्ठा करके चीजों को एक सूत्र में बांधने के, और फिर भक्ति को ले आए। और भक्ति भी तकरीबन उसी दौर के अंदर ही आ गई थी, क्योंकि भगवद गीता के में जब भक्ति योग की जब बात आती है तो उसको आप इतिहास के अंदर अगर थोड़ा खोजने की कोशिश करेंगे तो काल लगभग वही बैठता है जिसके अंदर भक्ति योग वाले अध्याय जो हैं, 9वां 10वां अध्याय जिसको कहा जाता है कि भक्ति से संबंधित हैं। छठे अध्याय में भी थोड़े भक्ति योग की बात आती है। तो वो जो चीजें हैं वो लगभग उसी दौर में 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास भक्ति की बातें होनी भी शुरू हो जाती हैं, उसको बांधने की कोशिश। तो ब्राह्मणवादी रूप में जो बांधने का प्रयास है वो भक्ति के रूप में होता है। 5 रात्र नाम की एक भक्ति, अनुष्ठानिक भक्ति आ जाती है, भक्ति का एक अलग रूप है वो। तो वो 5 रात्र आ जाता है और तमाम चीजें, तो चीजों को बांधना शुरू हो जाता है। तो और सत्ता उसके पीछे आकर के खड़ी हो जाती है। फिर क्या होता है, 8वीं शताब्दी तक लगभग ये चीजें संभली रहती हैं और तरह तरह के आप देखिए कि सत्ता परिदृश्य दिखाई देता है। लेकिन 8वीं शती के अंदर अचानक क्या होता है, उधर से सिंध पर हमला हो जाता है और परिदृश्य बदलता है, चीजें बिखरनी शुरू हो जाती हैं, हमारा सत्ता भी बिखर जाती है, संस्कृति भी बिखर जाती है और एक जबरदस्त एक अनेकता का युग, बहुलता का युग आता है जिसको हम कभी पहचानते नहीं है ठीक से। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी भारत में कभी ये इस तरह की बहुलता की बात सामने आती है तो उससे पहले बिखराव का दौर आता है। उस बिखराव के भीतर से बहुलताएं सिर उठाती हैं, बहुत तरह की चीजें सामने आती हैं, बहुत तरह के दर्शन, बहुत तरह की संप्रदाय, बहुत तरह की सोच की पद्धतियां। बौद्ध धर्म टूटता है तो उसकी ढेरों शाखाएं हो जाती हैं उसके पश्चात। आप देखिए सत्ता परिदृश्य बिखरा, बौद्ध धर्म बिखरा, जैन धर्म बिखरा, ब्राह्मण धर्म बिखरा और उनके इतने मतांतर उन्हीं के भीतर से निकल करके आते हैं कि देख करके आश्चर्य होता है। बौद्ध धर्म का थेरवाद है जो बंधा हुआ धर्म है, उसके भीतर से फिर उसको हीनयान बना दिया जाता है, फिर पीछे पीछे महायान आ जाता है, फिर आगे और शाखाएं निकल आती हैं, वज्रयान निकल आता है, सरहपा तक पहुंचते पहुंचते सहजयान की तलाश शुरू हो जाती है, बीच में परमाणुवाद आ जाता है, बीच में विज्ञानवाद आ जाता है। आप देखिए तो सही कि किस तरह का पूरा है। और पीछे पीछे तांत्रिक लोग आ जाते हैं और सौत्रांतिक शाखा एक पूरी की पूरी है, दूसरी तरफ तांत्रिक लोग खड़े हैं और मिलकर के एक वज्रयानी शाखा का जिस रूप में परमाणुवादी किस्म का निर्माण होता है। तो इतना ज्यादा विकास, यानी आप देखिए कि तरह तरह के लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति, अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए तरह तरह के चैनल्स की तलाश कर रहे हैं और कुछ भी बंधा हुआ नहीं लगता। तो बहुत सारे लोग घबरा करके कहते हैं कि ये तो जो बहुलता है ये तो बिखराव साथ मिलाती है, इसीलिए घबराहट होने लगती है। लेकिन ये बात जो मैं आपको अभी इशारा करने जा रहा हूं कि जिस बहुलता से इतनी घबराहट होती थी अतीत के अंदर और जिसको बिखराव काल कहा जाता था, आज वही चीजें, वही बहुलता हमारे लिए रास्ता दिखाने की चीज हो गई है। तो यहां तक आप पहुंचेंगे तो इसके पीछे अगर आप अपने समय को ठीक से विश्लेषित करना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि पिछली तरह का जो ये बिखराव और तमाम तरह की चीजें, तांत्रिक लोग, वज्रयानी लोग और तरह तरह का वामाचार जो उस दौर के अंदर हमें दिखाई देता है, उन तमाम चीजों से तब तो घबराहट, उसको देख के आज हमें घबराहट होती है, उस दौर के लोग नहीं घबरा रहे थे।
उस दौर के लोग तो यहाँ तक कि कह रहे थे कि खाते पीते, अब सरापा का एक पद है कि खाते पीते दूसरों से संबंध बनाते, यहाँ तक कि रतिक्रिया करते हुए हम मुक्त होंगे और अरिकुल के अंदर अपना चक्र घुमाते हुए पार निकल जाएंगे। यानी इस तरह की बातें, और उन लोगों की आप तेजस्विता देखिए कि कह क्या रहे हैं वो लोग। वो जीवन को स्वीकार करने के रास्तों पर निकल पड़े थे कि सब तरफ से रास्ते हमें निकालने हैं। और हुआ क्या था कि मंदिरों में भी वही दौर है, ये 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी का दौर है, जिसमें मंदिरों के अंदर भी आप रतिक्रिया और संभोग के दृश्य वो अंकित होते हुए दिखाई आपको दे जाएंगे। और हालांकि वो उनमें से अधिकांश मंदिर बाद में तोड़ दिए गए, अब थोड़े बहुत खंडर बचे हैं, कुछ एक मंदिरों की कुछ दीवारें बची हैं, लेकिन उनको मर्यादा को यानी चुनौती देने वाला काल कह करके, यानी बहुलता के साथ आप ये देखिएगा कि मर्यादा को एक बड़ी चुनौती मिलती है। जैसे ही बहुलता आती है तो वो चुनौती भी अपने साथ लाती है, बड़ी चुनौतियां लाती है। और इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि इसको आप बांध लेंगे किसी खास तरह के दर्शन में। जैसे कुछ समय के लिए ये भ्रम भारत में भी जगा और पश्चिम में भी ये बात उठी, जैसे ये आधुनिक काल आया कि धर्मनिरपेक्षता नाम की एक चीज खोज ली गई कि सब लोग अपने अपने धर्म का, उसको वो कहा गया कि ये निजी तौर पे उसको स्वीकार कीजिए, सार्वजनिक तौर पर ये सत्ता की दखल नहीं होगी, तो सब लोग अपना अपना करते रहें और उसको स्वीकार भी कर लें। तो ये एक रास्ता निकालने की कोशिश थी, लेकिन ये रास्ता कहाँ ले गया, ये इस बात तो को हम अब जानते हैं। और इसका अर्थ यह है कि वो रास्ता तत्व की खोज में नहीं ले जा रहा था। वो रास्ता केवल एक तरीका था, जोड़ बिठाने का तरीका था कि किसी ढंग से इन विविधताओं और बहुलताओं के बीच में जो अंतर विरोध होते हैं, उन अंतर विरोधों को पाटने के लिए कोई और उच्चतर दर्शन तक मानव जाति गई होती तो एक बड़ी बात होती। उसकी बजाय हम ले आए कि इसको एक निजी जीवन दर्शन पद्धति बना देते हैं और सत्ता जो है इनसे स्वतंत्र रहे। जबकि हुआ क्या कि आखिरकार जो परिदृश्य आज हमारे सामने है उसकी मैं व्याख्या करूंगा कि वो तमाम चीजें तो अब उत्पादित रूप लेकर के और संस्कृति का उद्योग का रूप लेकर के वो चीजें हमारे दहलीज के ऊपर दस्तक देने वाली चीजों में बदल गई हैं। लेकिन वहां तक आने से पहले आप इतिहास को थोड़ा देख लें कि ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा है। उससे पहले के दौर में जब ये हुआ तो फिर उसको चुनौती दे दी गई, फिर उसको तोड़ा जाने लगा, लेकिन उसके भीतर बहुत सी खूबसूरत चीजें निकल करके आई। जैसे हमारे यहाँ नाथ योगी निकल करके आए, निर्गुणीय संत निकल करके आए। उन्होंने इस बहुलता को स्वीकार किया, लेकिन उसको एक ढांचा भी दिया। उन्होंने कहा कि हम जाति बंधन नहीं मानते हैं, उसमें से निकालिए इस देश को, ब्राह्मणवाद को चुनौती देने वाली ये बातें, मतलब बड़ी कठिन बातें रही होंगी उस दौर के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ईश्वर तक और आध्यात्मिक सत्ता तक या गहन सत्य तक अपने तरीके से पहुंच सकते हैं। हर एक आदमी उस यात्रा को करने के लिए स्वतंत्र है। और केवल यहाँ पर उत्तर भारत में ही ऐसा नहीं हुआ। आप देखें दक्षिण के अंदर भी जो आलवार आते हैं, नायनार आते हैं, वो भी 5वीं 6वीं शताब्दी से वो भक्ति के आंदोलन है। लेकिन उनके बीच में से अचानक 12वीं शताब्दी में एक वीरशैव आंदोलन प्रकट हो जाता, कर्नाटक में हुआ। वो नायनार लिंगायत जो है उसी के भीतर से आगे हमें दिखाई दे रहे हैं, उसी की एक शाखा निकल करके आती है। और लेकिन वो भी राज्य आश्रम में चले गए। लेकिन वीर शावों ने भी क्या किया, उन्होंने कहा कि हम शिव की प्रतिमाएं स्थापित नहीं करेंगे मंदिरों में, हम जंगम लिंग की पूजा करेंगे। जंगम लिंग क्या होता है? हर व्यक्ति जो है जंगम लिंग, जंगम माने जीता जागता प्राणी। तो वो जो जंगम है उसी के भीतर शिव को देखना, और सभी को उन्होंने शिव मान लिया। तो हजारों शिव जो है कर्नाटक की उन सड़कों के ऊपर, कल्याण की उन सड़कों के ऊपर जिस तरह से चले हैं, वो एक अलग तरह का इतिहास है। तो भारत में उस दौर के अंदर जब ये विविधताएं और बहुलताएं बहुत हुई थी, तो हर आदमी अपने आप को यानी उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, अपना मार्ग खोजने के लिए स्वतंत्रता पाने की दिशा की ओर चल पड़ा था। ये एक बहुत अद्भुत युग था। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा कठिनाई हमारे सामने पैदा होती है, क्योंकि चीजों को फिर बांधना शुरू होता है। बीच में से थोड़ा सा एक वो लेता हूं मैं, एक घटना याद आ गई मुझे
कि चर्चा चल रही थी हमारे यहाँ पर, लाल बहादुर वर्मा जी आए हुए थे, मेरे मित्रों में से थे, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, आप जानते हैं, आप तो नहीं रहे, वो हमारे बीच नहीं है। तो मेरे यहाँ ही बैठे हुए थे, किसान आंदोलन में शरीक होने के लिए आए थे, तो बात चल रही थी। तो एक बात चली कबीर को लेकर के, वो कहते कि मैं कबीर को देख करके आश्चर्यचकित होता हूँ कि वो आदमी 14वीं 15वीं शताब्दी में भारत में पैदा हुआ और उस दौर में वो जाति प्रथा के से बाहर आने की भी बात कर रहा है, तर्क विवेक को अपनाने की भी बात कर रहा है, और इस तरह की क्रांतिकारी बातें हमारे सामने उपस्थित हो गई हैं। सब चीजें उसके लिए एक आलोचना का, सामाजिक आलोचना का तो अद्भुत है। तो ये कहते हैं वो उस दौर में भारत में घट रहा था जब यूरोप अभी अंधकार काल में था और पुनर्जागरण की शुरुआत होने जा रही थी। 13वीं 14वीं शताब्दी के अंदर अभी शुरुआत ही थी और हमारे यहाँ एक ऊंचाई आ गई थी उस पुनर्जागरण की। तो कहते हैं उसके बाद हुआ क्या भारत को? तो ये एक कठिन सवाल था कि चीज, तो मुझे जो बात समझ में आ रही थी, जो बातें मैं अब आपसे भी साझा कर रहा हूं, कि हमने उससे ठीक पहले बहुलताओं को, जिसको आज बिखराव काल कहते हैं, एक ऐसा दौर देखा था जिसने हर मनुष्य को मुक्त होने के लिए, अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्रता दी थी। और उसके भीतर से, और उसके पीछे आर्थिक कारण भी थे, जो सिल्क रूट खुले थे, और हालांकि इस्लाम के आने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आज भी हैं, और उस इतिहास को आज अलग तरह से और अलग दृष्टियों से उसकी व्याख्या की जाती है। लेकिन उसका एक पक्ष जो जो हमेशा याद रखा जाना चाहिए, वो ये है कि उनके आने से सिल्क रूट का वो जो आवाजाही का रास्ता है, वो और ज्यादा तेज होता है, और उससे क्या होता है कि भारतीय जो शिल्प है, शिल्प उद्योग है, वो बड़ी तरक्की करता है, और जो नगरों के अंदर बैठे हुए शिल्पकार थे, उनमें समृद्धि आती है। तो ये जितना आंदोलन, ये आप देखिएगा कि बहुलताएं जितनी पैदा हुई, ये मूलतः नागर हैं और शिल्प उद्योग और तरह तरह के कारीगर और काम धंधों में लगे हुए लोग उसके पीछे हैं। और उसके मुकाबले में जो गांव हैं, उस दौर के अंदर ही आत्म केंद्रित या आत्म स्वायत्त आर्थिकता को लेकर के सिकुड़ने आरंभ हो जाते हैं। ब्राह्मणवाद अगर कहीं बचा रहता है तो हमारे वो ग्राम केंद्रित बात है। और ये जो ज्ञान की आंधी आती है भारत में उस दौर के अंदर, वो मूलतः नागर बात है। अगर मैं इसके अंदर बहुत विस्तार से नहीं जानना चाहूंगा, इस पर काफी काम किया मैंने और समझने की कोशिश की कि हुआ क्या इस देश के अंदर, ताकि समझा जा सके कि इसके बाद के समयों में क्या हुआ। तो इसके बाद के समयों में हुआ ये कि मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है, और ये जो शिल्पकार हैं और इन तमाम हैं, इनको एक मंच दे दिया जाता है। और होता क्या है कि वो जो ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले, भक्तिवादी सोच रखने वाले लोग थे, उन सबको अकबर आमंत्रित करते हैं और दीन इलाही का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। और अजमेर शरीफ में जिस तरह की बातें घटित हुई, बुलंद दरवाजा बनाया गया और तमाम चीजें, और सभाएं भी आयोजित की गई तमाम तरह के लोगों की। और उसने, यानी जो देखने लायक बात है वो ये है कि अकबर ने किन लोगों को आमंत्रित किया। अकबर ने संगठित धर्मों को आमंत्रित किया, ब्राह्मणवाद को तो आमंत्रित किया, मुल्ला मौलवी को तो आमंत्रित किया, लेकिन ये जो तमाम लोग, जो लोगों के भीतर से पैदा हुए मतांतर थे और धर्म थे, पंथ थे, डेरे थे, इनके लोग उनके अंदर वहां शिरकत के लिए नहीं पहुंच रहे थे। तो सारी बात राजसत्ता केंद्रित हो जाती है। हालांकि दीन इलाही की हम बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब मैंने अपना मत दीन इलाही को लेकर के लाल बहादुर जी के सामने रखा, तो वो भी कहने लगे कि हमें इस पक्ष से इस पर दोबारा विचार करने की गुंजाइश लगती है कि हुआ क्या कि अगर ये इस तरह के हालात थे कि राज्याश्रय जो है चीजों को अब बांधने की कोशिश कर रहा है, और बहुलताएं जो हैं उसकी बजाय एक रूपता के अंदर बंधने की दिशा के अंदर चले जाने के लिए विवश हो रही हैं, तो देखना पड़ेगा कि इसकी भूमिका कितनी उदारवादी और कितनी किस किस्म की है। क्या उसके पीछे ज्ञान के विकास की धाराएं अवरुद्ध होती हुई भी हमें दिखाई देती हैं? तो ये बात एक तरह की आलोचना और पुनर्विचार के लिए एक आधार तो बनती है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो एक रूपता का मामला उस दौर के अंदर फिर से आता है और भक्ति को आश्रय लेकर के आता है,
और भक्ति गठित होती है उस दौर में, और उसको राज्याश्रय भी एक अलग तरह का मिलता है। अब वहाँ बौद्ध धर्म तो था नहीं, उस तरह की राजसत्ता भी नहीं थी, वो बिखर चुकी थी। इधर मुल्ला मौलवी है, उधर ब्राह्मणवादी और राजपूतों की और दूसरे तमाम लोगों की सत्ता है जो वैष्णव और शैव हैं मुख्यतः, और भक्ति को वो अपनी विचारधारा के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस रूप में भारत एक दफा फिर बंध जाता है। सांस्कृतिक एक रूपता की बात उस दौर में हमें एक अलग शक्ल लेती हुई दिखाई देती है। अब उसके बाद के दौर में आप देखें कि जब भारत ये अंग्रेज आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके साथ फिर से ये टूटता है। ये जो एक रूपता वाला मामला है, थोड़े से अरसे के लिए टूटता है। ये बात गौर करने लायक है, जिसको हम आधुनिक नवजागरण कहते हैं। 19वीं शती के अंदर ये घटित हुआ। ये थोड़े से समय के लिए उसको, इस धारा को, इस धारा में कुछ सेंध लगाता है। अवतारवाद का विरोध होता है उस दौर के अंदर, यानी मूर्ति पूजा का विरोध होता है, संगठित धर्मों का विरोध होने लगता है, और उसकी बजाय अनेक तरह की सभाएं हमें दिखाई देने लगती हैं। कहीं आर्य समाज है, कहीं पे प्रार्थना समाज है, कहीं ब्रह्म समाज है, कहीं नारायण गुरु, कहीं पे यानी दलितों के भीतर से ज्योतिबा फुले निकल करके आ रही हैं, कहीं कहीं नारायण मूर्ति निकल करके आ रहे हैं, पेरियार निकल करके आ रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग निकल करके आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हिंदुस्तान का रूप, कहीं अरविंद है, कहीं पे विवेकानंद है, जो तो सूट करते थे उसके बाद, यानी उनको शामिल कर लिया गया। आज विवेकानंद को याद कर लिया जाता है उनके कुछ चीजों के लिए, परंतु उनकी कुछ दूसरी चीजें जो आज भी परेशान करने वाली हैं, उनको याद नहीं किया जाता। तो उस दौर के अंदर तकरीबन सब लोगों ने ऐसी बातें कही हैं जो इस एक रूपता में सेंध लगाने वाली बातें हैं। उनको याद नहीं किया जाता। इनके भीतर से भी चुन करके हमने उन चीजों को स्वीकार कर लिया है। आज अपनी जो आधुनिक काल की एक रूपता का पुनर्गठन आप कहें, जिस रूप में राज्याश्रय के आधार पर हुआ है, उसने फिर से इन तमाम चीजों को का आत्मसात करके, जैसे हिंदुस्तान के पास एक ही संस्कृति या एक ही ढांचा होता है, और उस ढांचे के अंदर चीजों को बांधने के लिए एक रास्ता निकाल लिया। अब ये जो रास्ता है हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से निकलता है, बाकी दुनिया के अंदर अलग अलग तरह से निकलता है। लेकिन आप ये चीजें देखिए कि ये जो एक रूपताएं आई, पीछे पीछे ये जो सांप्रदायिकताएं भी आ रही हैं, और हम कह रहे हैं कि दक्षिण पंथ सिर उठा रहा है, हम उसको केवल एक कोण से देख रहे हैं। अगर इसके पीछे के यथार्थ के कोण से इसकी व्याख्या करेंगे तो चीजें हमें कुछ दूसरी तरह से दिखाई देंगी। समाजवादी चिंतन अब बहुत हाशिए पर चला गया, और लोग कहते हैं कि उस तरह की बात अब उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं एजाज अहमद को पढ़ रहा था, उन्होंने एक थीसिस दिया था किसी समय में। वो कह रहे थे कि जैसे ही ये समाजवाद इतिहास के अंत की घोषणा होती है, समाजवाद के रास्ते से विपथन होता है रूस का, उसके बाद एक वैक्यूम पैदा होता है, एक शून्य पैदा होता है, और शून्य को भरा नहीं जाता। इसलिए इस्लाम, जो कि एक क्रांति कर रहा, जैसे ईरान में कहा गया कि इस्लाम ने एक क्रांति की है, अब उसको फूको भी क्रांति कहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि वो बहुत जल्दी उसके भीतर से आतंकवादी प्रवृत्तियां कुछ देशों के अंदर सिर उठाने लगती हैं, उन चीजों का गठन हो जाता है, और वो चीजें जिनको क्रांति की तरह देखा जा रहा था, वही चीजें प्रतिक्रांति की ओर बड़ी तेजी से मुड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो बात है, और फुकुयामा तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही रूस का पतन हुआ, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि ये तो इतिहास का अंत हो गया। इतिहास का अंत माने समाजवादी इतिहास का अंत हो गया। और कौन सा इतिहास आया? तो उन्होंने कहा कि जनतांत्रिक आधार वाला एक नया इतिहास है, ये मानव जाति के लिए एक नए भविष्य की सूचना देता है। तो अब इसकी बारी है। तो जनतांत्रिकता की बात को एक सपने के रूप में जब परोसा गया, तो हुआ क्या कि जनतांत्रिकता का एक सपना तो आ गया दुनिया के पास, उसके साथ जुड़ी हुई कोई मानवीय विचारधारा का विकास होता हो, वो नहीं आ पाया। और हुआ क्या कि पीछे पीछे क्या खड़ा था? पीछे तो पूंजीवाद ही खड़ा था। उसी पूंजीवाद के वजह से जनतंत्र भी और समाजवाद भी, इन दोनों के मानवीय मूल्यों के जो पक्ष हैं, उनमें सेंध लगती है, उसमें समस्याएं खड़ी होती हैं।
ये जो पूंजीवाद का एक बड़ा तंत्र है, इसकी ठीक से व्याख्या अभी तक नहीं हो पाई है। कार्ल मार्क्स ने बहुत कोशिश की कि पूंजी के तंत्र को समझा जाए और यहाँ तक पहुंचे कि पूंजी की उच्चतर एक दशा होती है विकास की, उस दशा पर पहुंचने पर जब मानव जाति के पास खूब खाने पीने को हो जाएगा, यानी बुनियादी सुविधाएं उसके पास हो जाएंगी, बुनियादी जरूरतें मिल जाएंगी, तब हम साम्यवाद की ओर यानी एक मानवीय विकास चरण की ओर आगे बढ़ेंगे। इस तरह की बातें की तो गई उस दौर के अंदर, लेकिन उसका वास्तविक रूप निकल करके नहीं आया, क्योंकि आधार तो पूंजीवाद ही था। अब पूंजीवाद अपने भीतर से अपने चरित्र को बदले और बदल करके उस रास्ते पर आए, ये तो मुमकिन ही नहीं था। और हुआ भी ये कि एडोर्नो जैसे लोगों ने कहा कि बाजार जो है, पूंजीवाद का जो बाजार है, वो तो नेगेटिव डायलेक्टिक्स पैदा कर रहा है। एक डायलेक्टिक्स मार्क्स का है, उनका एक नेगेटिव डायलेक्टिक्स है। मैं इतनी तकनीकी बातों में आपको उलझाना नहीं चाहता, लेकिन ये देखा, स्वयं वाम चिंतकों ने ये देखा कि जो बाजार खड़ा हो रहा है अब वो सत्ता को नियंत्रित कर रहा है और एक नया यथार्थ पैदा कर रहा है। अब ये जो बाजार का यथार्थ है, इसकी समुचित व्याख्या करने से समाजवादी चिंतन क्योंकि एक हद तक नाकामयाब रहा, इस वजह से तमाम तरह की स्थितियां और तमाम तरह की ये दिक्कतें जो हैं आज हमें खड़ी होती हुई दिखाई देती हैं। अब हालत क्या है कि ये जो आज का दौर है, इसकी व्याख्या हम करेंगे तो करेंगे कैसे? इस उत्तर आधुनिक दौर के अंदर आप ये देखिए कि एक तरफ अगर ये पूंजीवाद प्रेरित राजतंत्र और बाजार का तंत्र दक्षिण पंथ के उभारों की तरफ लेकर के जा रहा है, तो असल में वो हो क्या रहा है? क्या ये मजहबों की उस तरह की लड़ाई है जैसी अतीत के अंदर लड़ी जाती थी? ये तो कुछ लोगों ने, हंटिंगटन जैसे लोगों ने तो थीसिस दे दिया कि दोबारा से शायद जिहाद और क्रूसेड के जमाने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसकी बजाय हुआ क्या है? हुआ ये है कि इस बाजार के तंत्र ने जो युद्ध का रूप है उसको बदल करके ट्रेड वॉर्स के रूप के अंदर बदल दिया, व्यापार के युद्धों के अंदर बदल दिया है। वैसे तो इसका व्यापारीकरण का और व्यापार के युद्ध बनने का दौर तो जब औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का विस्तार पूरी दुनिया में हुआ था और पीछे पीछे ये यानी पूंजीवाद के विकास के साथ साथ साम्राज्यवादी औपनिवेशिकता आई थी, तभी ये दिखाई देने लग गया था कि दुनिया के संसाधनों पे कब्जा हो रहा है। और असल में ये लड़ाई तो संसाधनों के ऊपर कब्जा करने की है। अब दूसरे देशों पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है, अब सीधे सीधे संसाधनों पर कब्जा करने के लिए युद्ध और गठबंधन बनाए जा रहे हैं। और ये जो हमें सांप्रदायिकता का उभार, राष्ट्रवाद का उभार दिखाई देता है, ये असल में उन गठबंधनों को शक्ति देने के लिए आप ये कह लें कि एक नई तरह के हथियारों की तरह इनका गठन किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये चीजें इस्तेमाल होने वाली चीज हो गई, यानी वो जो धर्म संस्कृति वाली बात जिसको आप अतीत में देख रहे थे, अब वो इस नई ट्रेड वॉर का एक संसाधन है, सांस्कृतिक संसाधन। ये एक कमोडिटी है, अब ये एक उत्पाद है, इस उत्पाद का सहारा लिया जाता है। टेररिस्ट ग्रुप, आतंकवादी गुट खड़े किए जाते हैं, पीछे उनकी फंडिंग की जाती है। फंडिंग ना हो तो खत्म हो जाएंगे ये। अब ये फंडिंग करने वाले कौन लोग हैं? ये वही ट्रेड वॉर वाले लोग हैं। युद्ध छिड़ता है दुनिया के अंदर, पीछे क्या कारण होते हैं कि युद्ध की जो इंडस्ट्री है, युद्ध का जो उद्योग है, उसके शेयर्स कितने ऊपर गिरते हैं, कितने नीचे गिरते हैं। जो जीतता है उन कंपनियों के रेट बढ़ जाते हैं, वो पूरी दुनिया को लूटने के लिए एक नया तंत्र खड़ा हो जाता है। शेयर मार्केट आप देखिए एकदम उछाल खा जाती है, बड़े बड़े शेयर हो जाते हैं, उनकी कीमतें चढ़ जाती हैं चीजों की, और ढेर सारा मुनाफा निकाला जाता है। तो युद्ध मुनाफा कमाने के संसाधन के रूप में, यानी ये बात विचित्र हो गई आज के दौर के अंदर। अब धर्म भी, सांप्रदायिकता भी, आतंकवाद भी, और जो लड़े जा रहे हैं युद्ध भी, ये सब एक नई तरह के संसाधन में बदल दिए गए हैं। और इन तमाम चीजों को अपने संसाधन में बदलने की हद तक अगर ये उत्तर आधुनिक पूंजीवादी परिदृश्य चला गया है, तो इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसने संस्कृति को एक सूचना क्रांति के माध्यम से एक उद्योग के अंदर तो बदल ही दिया है। अब संस्कृति का वो रूप रह ही नहीं गया है।
संस्कृति के अंदर आप देखिए कि जो लोग संस्कृति के पैरोकार होते हैं कैसे लड़ाई लड़ते हैं संस्कृति की, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वार है, सूचना का युद्ध है पूरा का पूरा, और सूचनाओं का आदान प्रदान चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, इंटरनेट के जरिए हो, दूसरे तरह से हो, मीडिया का इस्तेमाल करके हो। यानी आप ये देखिए कि पूरी की पूरी चीजें दुनिया पे कब्जा करने के लिए जितना रास्ता निकाला जा रहा है, उसमें अब हालात ये हैं कि संस्कृति एक संसाधन है, लेकिन सांस्कृतिक बहुलता उसका एक अस्त्र है। इतने उत्पाद हो रहे हैं, संस्कृति को आप दमन नहीं हो रहा उस तरह से। यानी अब जिहाद और क्रुसेड की तरह या हिंदू मुसलमान की लड़ाई की तरह अब आप यानी मुस्लिम धर्म को नष्ट कर देंगे या वो हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे, आकर के कोई एटम बम फेंक देंगे वगैरह वगैरह, जो बातें अक्सर आम लोगों के बीच में प्रचलित हैं। ये व्यर्थ का एक जिसे आप कहें कि भय का वातावरण खड़ा करने के लिए इस तरह की चीजों को एक सूचना उत्पाद की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। ये चीजें वास्तविक नहीं है, अब ये केवल सूचनाएं हैं। जिन चीजों को वास्तविक घटनाओं के रूप में या वास्तविक भय के रूप में प्रचारित किया जाता है, वो चीजें अब वास्तविक नहीं है, अपितु तो वो सूचना के युद्ध का एक हिस्सा है। अब वो संसाधन है और सब लोग उन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज सत्ताएं बेशर्मी से उनका इस्तेमाल कर रही है। किसी को मानवीय मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है, धर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। सांप्रदायिकता को नष्ट होगी या बचाई जाएगी, ये प्रश्न ही नहीं है उनके सामने। उनके सामने प्रश्न ये है कि सांप्रदायिकता कहां तक उनके काम के संसाधन में बदल सकती है, धर्म कहां तक उनके काम के संसाधन में बदल सकते हैं। उतना धर्म ले आएंगे, बाकी को छोड़ देंगे वो। तो इसलिए वो जो पुराने समीकरण थे जिसको आप अभी तक बहुत यानी महिमा मंडित करके देखते चले आ रहे थे, जिसको धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पूरी दुनिया में प्रचारित भी किया जाता था, और हमारे समाजवादी चिंतक भी यही कहते थे कि भाई धर्मनिरपेक्षता एक बहुत खूबसूरत चीज है, बढ़िया चीज है। अब उसको लाएंगे कैसे आप? धर्मनिरपेक्षता अपना अर्थ खो चुकी। इन हालात में जब धर्म संसाधन बनता है तब वो रोजमर्रा की चीज में शामिल हो जाता है, एक उत्पाद के रूप में एक अलग शक्ल लेकर के जनजीवन का हिस्सा हो जाता है। तब वो एक सार्वजनिक वस्तु है, तब उसको आप निजी धरातल के ऊपर आप उसको मानते हैं नहीं मानते हैं, वो बात अर्थहीन हो जाती है। आप मंदिर जाते हैं कि गुरुद्वारे जाते हैं कि कहाँ जाते हैं, ये बात एक अरसे तक बहुत अर्थपूर्ण थी। यानी आप ये देखिए 18वीं शती तक, 19वीं शती तक, यहां तक कि गांधी के समय तक भी ये बात अर्थपूर्ण है कि भाई आप सभी धर्मों का आदर करते हैं। और इन बातों को बड़े क्रांतिकारी रूप में कुछ लोग प्रस्तुत कर रहे थे। कबीर जैसे लोग तो खैर न मंदिर जाना है और मस्जिद में मुल्ला बांग देने से, कोई मुल्ले के बांग देने से कुछ नहीं होता, या पहाड़ को पूजने से कुछ नहीं होता। अगर मूर्ति को पूजने से कुछ होता तो पहाड़ को पूजने से शायद ईश्वर ज्यादा मिलता होगा। इस तरह के व्यंग्य आपके सामने ही हैं वो तो, लेकिन उस तरह की बातों से कुछ हासिल नहीं हुआ। और वहां से बुल्ले शाह जैसे लोग जिस तरह से कहते हैं, दिलबर की करदा, वो पंक्ति याद आ गई मुझे, वो आपसे साझा करने का मन हुआ आया। विच मसीत नमाज गुजारे, बुत खाने जा वड़दा, दिलबर की करदा। आपको अब इसका अर्थ समझाता हूं कि वो जो मेरा दिलबर है, वो जो ईश्वर है मेरा, जो मेरे भीतर प्रेरणा करने के लिए मेरे भीतर ही बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है मेरा दिलबर? वो आज बैठा हुआ अभी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा होता है, कल वो जाता हुआ बुत खाने के अंदर, किसी मंदिर के अंदर सजदा करता हुआ और ना माथा टेकता हुआ दिखाई देता है। ये मेरा दिलबर करता क्या है? तो इस तरह की बातें कह करके हमारे लोगों ने धर्मों के बीच एकता कायम करने की बड़ी कोशिश की। अब वो एकता भी एक संसाधन है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो ये बात बिल्कुल ध्यान में आ जाएगी कि अतीत अपनी जगह बहुत उपयोगी है, बहुत काम का है। वो उच्चतर मानव मूल्यों की तलाश के लिए जब हम निकलेंगे तो उन चीजों का बहुत इस्तेमाल संभव है। लेकिन जहां तक उसकी शक्लो सूरत, जिसको आप कहते हैं कि उसकी मोडेलिटीज की बात और उसकी फॉर्मेशंस की बात है, तो वहां पर तो वो चीजें अब संसाधन में बदल गई हैं।
और जब वो चीजें सब संसाधन में बदल गई हैं, तो ये चीजें भी अर्थहीन हो गई कि कितने मंदिर आप बनाए, कितने बड़े मंदिर बनाए, या कितनी मस्जिद बनाई, वो कितनी बड़ी मस्जिद है, या किस तरह के गिरजे हैं और कितने महान भव्य गिरजे हैं। मसला केवल इतना है कि उनकी भव्यता का इस्तेमाल आज आप पूरी दुनिया को अपने नुक्ते निगाह से संचालित करने के लिए और पूरी दुनिया को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहां तक इस्तेमाल कर सकते हैं और कहां तक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक एक बात है कि एक तरफ तो एक रूपता हमें डरा रही है, दूसरी तरफ वो जो बहुलता की बात है, वो बहुलता संसाधन बन करके आ गई है और दोनों चीजें एक साथ मौजूद हो गई हैं। अतीत में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अतीत में मैंने जैसे आपको बताया कि अलग अलग दौर हैं। एक दौर है संहिता का, एक दौर है एक रूपता का। बहुलता और एक, उनको आप पहचान सकते हैं, बिखराव के दौर को पहचान सकते हैं, उसमें से निकलती हुई बहुलता को देख सकते हैं। लेकिन आप अब करेंगे क्या? हालात देखिए कितने जटिल हैं कि एक रूपता एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में एक 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 तरफ आपको दिखाई देती है खड़ी हुई, उसका इस्तेमाल सब कर रहे हैं, बेशर्मी से कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सांस्कृतिक बहुलता की बात है, उसका भी दमन नहीं हो रहा है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर मस्जिद भी बनाई जा रही है, आतंकवादी भी खड़े किए जा रहे हैं, और उनको उनके पीछे खड़ी हुई जो सत्ताएं हैं और बाजार है, वो अपना खेल भी खेल रहा है। आप पहलगाम का उदाहरण लीजिए, अभी हाल ही के अंदर ये हमला हुआ। बहुत सारे जो विश्लेषक हैं जो गहराई के अंदर गए, वो कहते हैं कि पीछे चाइनीज सेट का इस्तेमाल हुआ, या वहां पे चीन के सिस्टम्स एक तरफ थे, दूसरी तरफ रूस के सिस्टम्स एक दूसरी तरफ थे। तो कुल मिलाकर के हुआ क्या कि इसके ऊपर कुछ लोगों ने बात की कि ये सारा मसला तो एक तरह का ट्रेड वॉर था, कि रूसी ये चीनी कंपनियां अपने युद्ध के सामान के लिए एक नई मार्केट चाहती थी, और वो इसके पीछे खड़ी हुई थी। तो कारण क्या थे? या दूसरी तरफ जो प्रतिरोध हुआ उसके अंदर बल्कि उलट गया मामला कि रूसी माल जो है वो ज्यादा उपयोगी हो गया, तो अमेरिका को भी संकट उससे खड़ा हो गया, और फिर भारत के साथ ट्रेड की शर्तों के ऊपर और ज्यादा सख्ती से बात होने लगी, और ये कहा जाने लगा कि ठीक है, हम 5th जनरेशन वॉर प्लेन्स भी आपको देते हैं, आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए, वगैरह वगैरह। तो वो तमाम चीजें, और वो तो बेशर्मी से कह रहा है ट्रंप के मैंने ट्रेड डील का लालच देकर के युद्ध रुकवा दिया। इस बात को स्वीकार करें हम न करें, लेकिन पीछे खड़ी हुई जो ये तमाम शक्तियां हैं, वो जो खेल खेल रही हैं, उसको देखना बहुत जरूरी है। ये मामला केवल अब सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक झगड़ों और उन तमाम चीजों तक महदूद नहीं रह गया है। अब ये बात ये हो गई है कि पूरी दुनिया को किस तरह का अर्थतंत्र चाहिए, पूरी दुनिया को किस तरह की सांस्कृतिक बहुलता चाहिए, और उसके भीतर किस तरह के मानवीय मूल्य होंगे जिनका विकास करने की दिशा अब हमें पकड़नी होगी। अब आप ये देखिए कि अगर ये पूरी जटिलता और इसकी पूरी तकलीफ और इसकी पूरी शिद्दत आप तक मैं पहुंचा पाने में थोड़ा कामयाब हुआ हूं, तो अब मैं थोड़ी सी विकल्प की बात करूंगा और फिर विराम दूंगा अपनी बात का। अगर कोई प्रश्न होंगे तो प्रश्नों के माध्यम से संवाद को आगे जारी रखने की कोशिश करूंगा। जब भी हालात ऐसे होते हैं कि कुछ रास्ता दिखाई ना दे, तो उन्हीं के भीतर से निकलता हुआ रास्ता भी हमें मिल सकता है, बशर्ते हम ये देखें कि उसकी गहराई में क्या छिपा है। जैसा मैंने आपको बताया कि संस्कृति की बहुलता भी जिस रूप में अब हो गई है, अगर उसका बाहरी रूप पूरा का पूरा संसाधनिक है, तो वो ले किधर जा रहा है हमें, उसकी मंजिल क्या है, उसने नुकसान, सबसे पहले तो ये देखिए उसने नुकसान किसको पहुंचाया। ये जो ट्रेड वॉर्स दुनिया के अंदर हो रही हैं, व्यापारीकरण हो गया पूरी दुनिया का, और सारी चीजों को संसाधन में, संस्कृति तक को एक संसाधन में बदल दिया गया, इसने नुकसान किसका किया है? नुकसान किया प्रकृति और पर्यावरण का, इसको हम सब जानते हैं। लेकिन उस एजेंडे पे कोई बात नहीं करता। पूरी दुनिया जानती है कि हम आसन्न मृत्यु की दहलीज पर जाकर के खड़े हो गए। जिस तेजी से दुनिया का ये इस तरह का संसाधनीकरण और उसका दोहन शोषण हो रहा है, और जो तमाम चीजें हो रही हैं, उससे
इतना ज्यादा प्रदूषण और इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि जितना चिकित्सा विज्ञान की प्रगति की वजह से मनुष्य को अधिक उम्र तक जीने के सपने दिखाए जा रहे थे, उससे कहीं कम उम्र में लोग मरने लगेंगे, क्योंकि उसी के पीछे खड़े हुए संकट ने ऐसे प्रदूषण, ऐसी प्रकृति और ऐसा जहरीला वातावरण हमारे सामने उपस्थित कर दिया है कि वो जो हमने प्रगति की थी सब मिट्टी में मिले जा रही है। लेकिन अभी ये बात हमारा मुद्दा नहीं बना है। दुनिया का एक बड़ा, यानी दुनिया को संचालित, बीच-बीच में आवाजें उठती हैं। बहुत सारे लोग उठ कर के, मैं पढ़ रहा था कि इंग्लैंड के अंदर एक स्कूल के बच्चे निकल कर के बाहर चले आए और जाकर के संसद के सामने प्रदर्शन करने लगे कि भविष्य के लिए आप क्या सोच रहे हैं? पानी कैसा होगा? हवा कैसी होगी? क्या इसके बारे में भी कोई आपके पास स्कीम्स हैं या नहीं है? और अपनी बात को कहने के लिए वो पूरा का पूरा स्कूल वहां पहुंच गया। अब ये कुछ लोगों की सोच इस तरह की होगी, लेकिन इस तरह के बड़े स्ट्रे इंसिडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिन लोगों को समझ में आता है उनको समझ में आता है कि असल में भविष्य की लड़ाई इसको बचाने की है। और अगर ये लड़ाई इस तरह की है कि हमें अपने जंगल भी बचाने हैं, हमें अपनी बस्तियां भी बचानी है, जंगल भी बचाने हैं, हमें विकास भी करना है, जल भी बचाना है, हमें प्रगति भी करनी है और हवा को भी हमने नष्ट होने से और जहरीला होने से बचाना है, तो हमें करना क्या होगा? इन दोनों के बीच संतुलन साधने के लिए रास्ता किधर से निकलेगा? और इसके पीछे पीछे जो रास्ता यहां से निकलेगा, एक बात जो मैं इशारा करना चाहता हूं आपसे, कि जब हम प्रकृति और पर्यावरण को अपने विकास और प्रगति के मुख्य आधार के रूप में ग्रहण करके विकल्प की तलाश में निकलेंगे, तो रास्ता तो वहीं से निकलेगा। और जैसे ही हम निकलेंगे, आप पाएंगे कि संस्कृति को, धर्म मजहब को, सांप्रदायिकता को और इन तमाम चीजों को संसाधन में बदलकर, एक सूचना में बदलकर इस्तेमाल में लाने की जो बात थी, उसके ऊपर भी पुनर्विचार शुरू हो जाएगा। और ये बात कही जाने लगेगी कि ये जो उत्पादित रूप हैं संस्कृति के, यही तो प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने वाले रूप है। तो हमें उत्पादित रूपों की बजाय संस्कृति के प्राकृतिक रूपों की तलाश की तरफ जाना पड़ेगा। ये अभी आया नहीं है। अभी इस बात की तरफ लोगों की निगाह नहीं उठी है कि हमारी असली लड़ाई क्या है भविष्य की। असली लड़ाई तो ये होगी, अब पहली दफा प्रकृति के आधार के ऊपर संस्कृति के पुनर्गठन की बात या संस्कृति की पुनर्व्याख्या की बात केंद्र में आने जा रही है। और ये भविष्य के लोग करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, अगली पीढ़ी के लोग करेंगे। आप ये देखिएगा, मैंने पीछे इशारा किया था कि जब जब बहुलताएं आई, पीछे पीछे जो एक रूपता आई, उसके साथ साथ तत्व की खोज की बात आई। जैसे आप देखिए कि वैदिक संहिताएं आई हैं, उपनिषद आए पीछे पीछे तत्व की खोज की बात जब आती है तो ब्रह्म की बात आती है, लेकिन पीछे पीछे ये आता है कि भाषा को, दैवी भाषा के केंद्र को खोज ले। तो पाणिनि जैसे लोग, पतंजलि जैसे लोग निकल करके आते हैं, वो कहते हैं कि वाक को खोजना पड़ेगा, वाक के अंदर भाषा के नित्यता के प्रयोजन है। तो बहुत सारी चीजें अनित्य हो गई हैं, चीजें बिखर रही हैं, अपभ्रष्ट हो रही हैं, अपभ्रंश फैल रहा है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें कर रहे थे। बचाना कैसे है? बचाना है वाक को खोजने से, लेकिन तब बात दैवी वाक तक चली गई। आप ये देखिएगा, तो वाक का जो स्वरूप था वो मनुष्य केंद्रित नहीं रहा। तो हुआ क्या कि जैसे ही आपका दूसरा बिखराव काल आता है, तो उस भाषा को खोजने लगे संस्कृति कर्मी जिसका केंद्र हमारी स्वयं देह है। इसीलिए देह के चक्रों की बात होने लगी, उसकी ध्वनियों की बात होने लगी, तंत्र मंत्र निकल आए और मनुष्य देह केंद्र में आ गई और मनुष्य देह के भीतर से उत्पन्न होने वाली भाषा को खोजा जाने लगा। जैसे ही आप आधुनिक काल के पुनर्जागरण की तरफ आते हैं, तो संस्कृति के केंद्र में क्या चीज आ गई? ये आ गई कि पश्चिम ने विज्ञान की बड़ी तरक्की कर ली, तो हमने अपने संस्कृति की वैज्ञानिक रूप में पुनर्व्याख्या करनी है। तो भाषा के वैज्ञानिक रूप वो कैसे निकल करके आएंगे? तो तर्कपूर्ण बातें, कैसे भाषा में तर्क पद्धतियों को, अपनी तर्क पद्धतियों को, अलग तरह की भारतीय तर्क पद्धतियों को कैसे खोजेंगे, इस तरफ कुछ लोगों का ध्यान उठा। अब की बार ये मामला केवल भारतीय मामला नहीं है, क्योंकि भारत के इतिहास से हम परिचित हैं, इसलिए उदाहरण में सारे
भारतीय परंपरा के भीतर से खोज करके ला रहा हूं। आज अगर हम खोजेंगे तो हम क्या खोजेंगे कि हमें एक ऐसी संस्कृति की जरूरत है जिसका कोई प्रकृत रूप भी होता, प्राकृतिक रूप भी होता है, और प्राकृतिक रूप में जो जीने लायक होती है, जो उत्पादित नहीं हो सकती, जो हमारे जीवन के साथ हमारे और वो जीवन के साथ पैदा होती है। यानी आप देह से आगे की बात, जीवन को कैसे बचाना। प्रकृति और पर्यावरण के संकट ने किस चीज को सबसे बड़ा संकट में डाला, वो जीवन को डाला है। तो जीवन जैसी संस्कृति, वह संस्कृति जो जीवन के अंग संग होकर के हमारे भीतर से निकलती है, जिसको हम जी सकते हैं, जिसको हम जो हमारे जीवन के हर एक पक्ष के साथ संबंधित है, जीवन की हर क्रिया के साथ संबंधित है, और जो इतनी सहज और स्वाभाविक है कि एक बच्चा जैसे पैदा होता है तो उसकी आंख के अंदर जो भोलापन होता है, उसके साथ हम ताउम्र जीना कैसे सीख सके। बच्चे की भाषा को आगे लेकर के चलने की बात कैसे आ सकेगी। कुछ लोगों का ध्यान इस ओर गया है, जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं। जूलिया क्रिस्तेवा है, वो कह रही हैं कि बच्चे की भाषा हमारी दूसरी भाषा के साथ संबंध, मतलब उसके साथ मेल नहीं खाती, और बड़ी जल्दी बच्चे को हम पितृभाषा यानी कामकाज की भाषा सिखा देते हैं। लेकिन बच्चा जिस भाषा में बोल रहा है वो ज्यादा व्यापक है, ज्यादा बड़ी है, और वो समझा भी पा रहा है। माँ उसकी बात को समझती है और वो माँ की बात को समझ रहा है। तो ये जो एक भाषा के पार का एक आपस में संवाद धर्मी होना है, जो हर बच्चा और हर माँ जानती है, वो भाषा उपयोगी भाषा के भंवर के अंदर आखिरकार नष्ट कर दी जाती है। तो उस भाषा को कैसे बचाना। तो कुछ लोग दूसरी तरफ को जा रहे हैं कि एक संस्कृति को के वो जो उत्पादित रूप है वो सारी सीखी पड़ी भाषा के रूप है। जैसे जैक लाका जो वो इस तरह की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जितनी सीखी पड़ी भाषाएं हैं, इसका संबंध कुछ दूसरी, यानी जिसको मिरर की भाषा, यानी दुनिया की मिररिंग हम कर रहे हैं, तो वो कुछ चीजें सीख ली, फिर एक प्रतीक भाषा हमने सीख ली, पूरी दुनिया को प्रतीक निबद्ध होकर के उस भाषा के जरिए आती है। लेकिन आखिरकार वो कहता है एक चौथा स्तर भी है। तो उस चौथे स्तर के ऊपर हम होने की भाषा की ओर जाएंगे, अपने अस्तित्व की भाषा की तरफ जाएंगे। तो वो अस्तित्व की भाषा क्या है, यानी इस तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। कुछ लोग सपनों की भाषा पे इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि सपने तो प्रकृति के साथ पैदा होते हैं। और ये जो सूचना तंत्र और क्रांति आई है, इसने क्या किया कि दृश्य श्रव्य छवियों का एक संसार खड़ा कर दिया। ये उत्पादित रूप है, और प्रकृति का दृश्य श्रव्य छवियों का एक संसार है जो हम लेकर के पैदा होते हैं सारी रात, और उसका अधिकांश हिस्सा तो हम दृश्य श्रव्य छवियों की दुनिया के अंदर जीते हैं, और वो कोई उत्पादित संसार तो नहीं है। तो इसका मतलब भाषा की भी और संस्कृति की भी एक ऐसी दुनिया है जो अभी अनटैप्ड पड़ी है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप है भाषा के और इन छवियों के और संस्कृति के। तो इन तमाम चीजों को खोजने की बात भी मित्रों सह समांतर रूप में पूरी दुनिया के अंदर हमें दिखाई देनी शुरू हो गई है। और जैसे जैसे ये संकट गहराएगा, जिसको आप देख रहे हैं बाहर की दुनिया में, युद्धग्रस्त मानसिकता की वजह से वो और गहरा जाता है, और तब हमारी आंख खुलती है कि हम इस पर पुनर्विचार करें। तो वो पुनर्विचार करने की प्रक्रिया भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि वो आरंभ हो चुकी है, लेकिन अभी उसके रूपाकार बहुत स्पष्ट नहीं है। फिर भी बहुत सारी चीजें हमारी पकड़ में आनी शुरू हो गई हैं। शायद मानव जाति अब भविष्य में जो नए समीकरण खोजेगी, वो एक प्राकृतिक भाषा के रूप में नए समीकरण खोजेगी। और ये भाषा को मैं आपको याद कराऊं कि एक भाषा थी जिसको वेदों ने भी खो दिया था। वेदों के अंदर आप थोड़ा सा गहराई के अंदर जाएं, अगस्त्य ऋषि के सूक्त हैं, उसी के अंदर उनकी एक बेटी है, वो लोपामुद्रा उसका नाम है। तो लोपामुद्रा भी एक ऋषि है, उसके अंदर ऋषिनी है। तो लोपामुद्रा असल में क्या है, वो अगस्त्य की परिकल्पना है असल में तो देखा जाए। यानी आरण्यक काल में हमने जिन चीजों को खो दिया, जिन चीजों का विलोप हो गया, जिन मुद्राओं का, जिन चीजों के साथ हम जी रहे थे, जीवन की वह मुद्रा जो जिसके साथ हम जीते आ रहे थे, उसका लोप हो गया। अब उसको वापस लाना है, किसी ढंग से उसको खोज के ले आओ। तो ये संकट तब भी था कि वो जो प्राकृतिक रूप के साथ जीना है, और इस तरह के लोग निकल करके आते हैं। मैं याद करता हूं कि आपको एक और उदाहरण देता हूं कि महाभारत के अंदर ये आता है। जनक अपनी सभा में बैठे हुए हैं, तो अचानक एक स्त्री उनकी सभा में प्रवेश करती है, उसका नाम है सुलभा। अब वो आती है तो जनक चौंक जाते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो, किसकी हो। तो हंसने लगती है
कि एक स्त्री से ये सवाल आप करते हो तुम कौन हो, किसकी हो, इसका मतलब है तुम पुरुष केंद्रित मानसिकता से जुड़े हुए हो। तुम कैसे विधेय हो? मैं तो ये सोच के आई थी कि तुम तो विधेय हो गए हो, स्त्री पुरुष की चेतना से ऊपर उठ गए हो। तुम्हें तो अभी एक स्त्री दिखाई दे रही है और उसको भी तुम पूछ रहे हो कि वो किसकी है। वो कह रही है मैं तो आरण्यक काल से जुड़ी हुई, आरण्यक सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ। मुझे तो वाक का प्राकृतिक रूप उसका पता है, कहो तो मैं वो समझा देती हूँ। और फिर वो आगे का संवाद है, उन गहराइयों के अंदर मैं आपको नहीं लेकर के जाना चाहता। लेकिन इस तरह की बातें एक विकल्प के रूप में हर काल में दिखाई देती हैं, लेकिन वो पीछे सूत्र संकेतों में छिपी हुई हैं। उनको अब हम सार्वजनिक सोच का और बहस का विषय बनाएंगे और उसके माध्यम से कोई रास्ता खोजने के लिए कोई तरकीब निकाल लेंगे तो शायद शुभ होगा, कोई सकारात्मक काम हो सकेगा। लेकिन अगर हम प्रचारित रूपों के अंदर उलझे रहेंगे और उस उलझाव के अंदर इसको दोष दे, उसको दोष दे, या संकट से घबराते रहेंगे, या ये वो जिस तरह की बातों, जिस तरह के विमर्श मैं देख रहा हूं कि अपने आसपास होते हैं, जहां पर कोई धर्मनिरपेक्षता को वापस ला रहा है, कोई दूसरी चीजों को वापस ला रहा है, कोई किसी चीज को संकटग्रस्त बता रहा है, तो वो उथली बातें हो गई। तो अगर उन तमाम चीजों में उलझे रहना है तो वो एक रास्ता है विमर्श का। और अगर हमें गहराई में उतरकर सचमुच मानव जाति का और अपना और भारत का हित खोजना है तो अपने ही इतिहास और अपनी ही संस्कृति चेतना के भीतर से सूत्र खोजते हुए हम उनका पुनर्विकास और नवविकास कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इतनी बात कह करके विराम लेता हूं। कोई मित्रों के प्रश्न होंगे तो उनको उन पर मैं गंभीरता से विचार करना मुझे अच्छा लगेगा। स्वागत है। धन्यवाद विनोद शाही जी, आपने बहुत विस्तार से भारत की संस्कृति, उसकी चुनौतियां और क्या संभावनाएं, उस पर अपनी बात कही। आपको इस विस्तार से अपनी बात कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर कोई साथी इसमें कुछ सवाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक अनुरोध होगा कि सवाल सवाल की शक्ल में हो, लंबी टिप्पणी या उस तरह की दी जाए, और कुछ सवाल की शक्ल में कोई सवाल साथी कर सकता है। जो साथी करेंगे तो अपना माइक म्यूट कर लेंगे, उसके बाद म्यूट कर लेंगे। जब तक सवाल आते हैं तब तक अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि प्रोफेसर विनोदानंद सिंह जी की छोटी पुत्री रेखा जी भी जुड़ी हुई थी। तो अगर हैं तो अगर कोई संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहे तो कर। लग रहा है कोई उस तरह, लगता है रेखा जी भी नहीं है। कोई उस तरह का ये भी बात जोड़ सकती हूँ, सवाल नहीं है वैसे। हाँ जी हाँ जी हाँ, आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सवाल पूछ संक्षिप्त में करती हूँ। एक बहुत बड़ा संस्कृति का परिप्रेक्ष्य रखा है तो कुछ गुंजाइश वैसे सवालों की है नहीं। सिर्फ एक दिमाग में आया कि पहला बहुलता की तरफ पहला कदम शायद जिसको हम कहेंगे ज्ञान का लेन देन। तो जो मुस्लिम संस्कृति के बारे में, मेरा नाम रजिया पटेल है और मैं मुस्लिम महिलाओं के सवाल पर भी काम करती हूँ। तो उसमें बगदाद के खलीफा जो बुलाते थे भारत के विद्वानों को, तो वो था कि ज्ञान का लेन देन ये एक चीज थी जिससे बहुलता का एक परिप्रेक्ष्य हमको दिखाई देता है। दूसरी व्यापार की थी, वहां से व्यापारी यहाँ आते थे और यहाँ से यहाँ की संस्कृति की बातें उधर ले जाते थे। लेकिन इसमें और एक जो मुझे जोड़ना है वो ये है कि वेदों का उल्लेख उसमें आया तो उसमें जो इंसान से जुड़ी हुई चीजें थी उसमें काफी सारी चीजें उसमें आई, लेकिन फिर वो ब्राह्मणवाद के बाद उसको खत्म कर दिया गया।
और जिसमें बहुलता की बहुत सारी बातें थी वेद काल में, लेकिन फिर ब्राह्मणवाद के शुरू होने के बाद वो उसको नकार दिया गया, और जाति व्यवस्था जब शुरू हुई तब से विषमता जो थी समाज में वो शुरू हुई। और फिर इस विषमता के खिलाफ जो लड़ाइयाँ चली उसका भारत की आज की संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ा। इससे पहले की, आज की माने इस काल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। और फिर उसमें मधुरा भक्ति आंदोलन, फिर सामाजिक आंदोलन जिसमें हमारे महाराष्ट्र से महात्मा फुले जैसे सामाजिक आंदोलन के प्रणेता, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रहार किए। लेकिन उससे भी पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने पुरोहित शाही और जाति प्रथा पर प्रहार किए। तो जो ये एक स्वतंत्रता आंदोलन तक संस्कृति का एक जो पड़ाव है, तो मुझे लगता है कि आज के दौर में उसको देखना बहुत जरूरी है। ऐसे मेरा मानना है। इसमें एक जैसे चारवाक ने जो कहा, तो हम देखते हैं गालिब ने भी वही कहा। चारवाक ने जब ईश्वर को नकारा, तो गालिब भी कहते हैं कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अगर आज ये हम गालिब की बात करेंगे तो आज फतवा निकल जाएगा, लेकिन उस वक्त गालिब ने ये बात कही और इतनी स्वतंत्रता थी तब। तो ये जो प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़े, तो आज के दौर में उसकी तरफ देखना मुड़कर बहुत जरूरी है, ऐसा लगता है। सॉरी मैंने टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए थी इतनी लंबी, लेकिन बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। धन्यवाद रजिया जी, धन्यवाद। कोई दूसरी साथी, अगर कोई एक आध और टिप्पणी हम लेंगे, कोई साथी अगर कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद फिर अध्यक्ष वक्तव्य के लिए हम। सवाल नहीं है, तब हम अनुरोध करते हैं अपने वरिष्ठ साथी। क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कर ले। साई जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने संस्कृत के विमर्श को एक गहराई देने का प्रयत्न किया। लेकिन यहाँ पर मेरे मन में दो सवाल उठ रहे हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या आज सांस्कृतिक एक रूपता और सांस्कृतिक बहुलता के स्थान पर भूमंडलीकरण के दौर में जब संस्कृतियां एक दूसरे के सामने हैं, तो क्या सांस्कृतिक संकरता नहीं पनप रही है? इसको दोनों एक रूपता और बहुलता से अलग करके क्या नहीं देखना चाहिए? दूसरी बात यह है कि भले बहुलता हो, लेकिन या एक रूपता या संकरता विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच में टकराव को दूर करने के लिए कौन सा तरकीब अपनाई जानी चाहिए? जबकि सेकुलरिज्म आप कह रहे हैं अप्रासंगिक हो चुका है, तो क्या बहुसंस्कृतिवाद का पक्ष लेंगे या अंतर संस्कृतवाद का पक्ष लेंगे या पार संस्कृतवाद का पक्ष लेंगे या वही पुराना मोनोकल्चरलिज्म की बात करेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद मित्रवर। तो बहुत गौरतलब बातें आपने उठाई हैं। देखिए, सांस्कृतिक, मेरा मानना है, मैं आपकी बातें बहुत गंभीर विचार और बहुत विस्तार मांगती हैं। फिलहाल पहली बात से आपके मैं सहमत हूं कि एक रूपता और बहुलता की बात करने की बजाय हम अगर संकरता की बात करें तो बेहतर होगा। अब जब ये आप संकरता की बात कर रहे हैं, इसी के लिए मैंने जब पूरी बात की, उसको आपने ध्यानपूर्वक सुना भी होगा, उसमें मैंने कहा है कि संस्कृतियों का संसाधनीकरण हो गया और उसको उत्पादों के अंदर बदल दिया गया है। अब ये संकरता से भी एक अगला चरण है, यानी चीजों को आप उत्पाद में बदल दें। अब संकरता एक संकट नहीं है। संकरता का संकट जो था
वो भगवद गीता के दौर तक संकरता का संकट था, उससे उबारने के लिए पूरी भगवद गीता लिख ली गई और महाभारत लड़ लिया गया। वो एक अलग प्रसंग है, लेकिन संकरता का एक अर्थ तब का था। एक अर्थ उसके बाद के समयों के अंदर आया कि बहुत सारी संस्कृतियां एक दूसरे के भीतर प्रवेश कर रही हैं। आपने भूमंडलीकरण के संदर्भ में भी संकरता के इसी अर्थ को शायद ग्रहण किया है, और आप ये समझते हैं कि भूमंडलीकरण के दौर में सभी संस्कृतियों का एक दूसरे में हस्तक्षेप का एक तरह का दौर उत्पन्न हो गया है। तो ये जो हस्तक्षेप है, कि हस्तक्षेप से भी अधिक ये है कि कौन आदमी किन चीजों का इस्तेमाल किन-किन रूपों में और अपने हित में किस प्रकार से कर सकता है। और इसीलिए बहुत सारी चीजों को एक साथ ग्रहण करने के लिए बातें उठ रही हैं कि क्या हम समावेशी कल्चर की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, कंपोजिट कल्चर। अब वो कंपोजिट कल्चर क्या है, ये टर्म पश्चिम ने निकाली इस बात की व्याख्या करने के लिए कि सभी धर्मों, संस्कृतियों, मजहबों और तमाम तरह की साहित्य रूपों और बाकी चीजें, कला रूपों को एक साथ समेटते हुए हम किसी समावेशी रूप तक पहुंचे। लेकिन समावेशी रूप क्या है? समावेशी रूप भी वही है जिसको वो अपने इस नए जो उनका तंत्र खड़ा हुआ है, सूचना क्रांति का, मीडिया का, दृश्य श्रव्य क्रांति से जुड़ा हुआ तंत्र, उसमें उसका कितना इस्तेमाल आप कर पाते हैं और उसके माध्यम से लोगों के चित्त को किस ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं। अब देखिए पश्चिम में क्या हो रहा है कि दूसरे देशों के लोग वहां जाकर के बसते हैं, इसको इमिग्रेंट कल्चर कहते हैं। तो इमिग्रेंट कल्चर्स की आपस के अंदर एक दूसरे में जो प्रभाव ग्रहण करने की बात वो दिखाई देने लगती है। अब इस वजह से उनको संस्कृतियों का अध्ययन समावेशी संस्कृतियों के रूप में करने की जरूरत पड़ गई कि ये तो एक दूसरे के अंदर घुली मिली जा रही हैं। इसको संकरता वो नहीं कह रहे हैं, इसको वो समावेशन कह रहे हैं कि क्या समावेशन संभव है या नहीं संभव है। संकरता थोड़ा नकारात्मक शब्द है, उसकी बजाय अब वो समावेशन की तरफ चले जा रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस समावेशन का इस्तेमाल हम लोगों के चित्त को नियंत्रित करने और अपने समाज को में एक रूपता, अखंडता और तमाम चीजों को बचाए रखने के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और आपका जो इससे अगला सवाल है कि इससे उबरने के लिए फिर हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे। अब देखिए होता क्या रहा है कि जब भी संस्कृतियों के रूपों में किसी तरह की अब हुआ क्या था अतीत के अंदर, आप देखें संस्कृतियों के रूप अपभ्रंश या अपभ्रष्ट, पतंजलि कहते हैं कि बहुत सारे रूप पाली प्राकृत के अंदर निकल करके आ रहे हैं, दूसरे तमाम लोग अपने अपने मतांतरों के, वो वैदिक संस्कृति का अपभ्रष्ट रूप है। तो अपभ्रष्ट रूप से उबारने के लिए वो नित्यता की बात, संस्कृतियों के नित्य रूप और स्फोट का सिद्धांत वो लेकर के आते हैं कि उसको हम किस तरह से निकालेंगे और उसके बाहर कैसे निकलेंगे। तो अलग अलग समयों के अंदर उसका समाधान अलग रूपों में खोजने की कोशिश होती रही है। मैं सीधे अपने समय तक आऊंगा कि हमारे समय के अंदर संस्कृतियों के वैज्ञानिक रूप को खोजने का एक रास्ता निकाला गया था आधुनिक पुनर्जागरण के दौर में, कि हम अपनी संस्कृति के वैज्ञानिक तत्वों को निकाल लें। ये कोई परा संस्कृति या अपसंस्कृति या संस्कृति बहुलता या उनके आपसदारी का या इस तरह का कोई मामला नहीं है। वो अपनी ही संस्कृति के वैज्ञानिक तत्वों को खोजते हुए वैज्ञानिक संस्कृति तक पहुंचने की बात, ये एक रास्ते की तरह खोजा गया हमारे यहाँ आधुनिक काल के अंदर। लेकिन वो भी अब बहुत दूर तक कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो वैज्ञानिकता तो अब एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल होने की वस्तु हो गई। आप कितनी वैज्ञानिकता खोज लें तब भी वो एक संसाधन है। पश्चिम उसका अलग तरह से इस्तेमाल कर रहा है। हिंदू संस्कृति पश्चिम के लिए अलग अर्थ रखती है, ईसाई संस्कृति हमारे लिए एक अलग अर्थ रखती है, इन दोनों की आपसदारी एक अलग अर्थ रखती है। और वैश्विक संदर्भ में इनकी उपस्थिति और इनको हम किस तरह से आगे विकसित करेंगे, इनकी आपसदारी होगी या नहीं होगी, ये एक अलग अर्थ रखती है। और ये तमाम चीजें मिलकर के विश्व संस्कृति का एक ऐसा ताना बाना बनाते हैं जिसको आप इंटरनेट की भाषा के अंदर एक फ्लक्स कहते हैं, कि एक फ्लक्स बन रहा है संस्कृतियों का, जिसमें तमाम संस्कृतियां एक दूसरे के भीतर आवाजाही करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये जो संस्कृतियों की एक दूसरे के भीतर आवाजाही है, ये बिल्कुल एक नई बात है।
इस आवाजाही के कारण ही संकट हम महसूस करते हैं, क्योंकि वो एक रूपता वाली जो संस्कृति है उसका ढांचा टूटता है, आवाजाही बहुत बढ़ गई है। और जिस एकरूपता को भी हम बचाना चाहते हैं, वो हमारी सूचनाओं का इस्तेमाल दूसरी जो संस्कृतियां हैं और उनसे जुड़े हुए सत्ता तंत्र हैं और बाजार है, वो अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो इस्तेमाल ही नहीं करते, उसको कटघरे में भी खड़ा कर देते हैं। तो जो चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, वो दूसरों के लिए हमें कटघरे में खड़ा करने की वस्तु हो जाती हैं। तो ऐसा करते हुए एक दूसरे के भीतर आवाजाही और एक दूसरे में हस्तक्षेप, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं, समावेशन भी और हस्तक्षेप देने की बात भी। तो ये जो संस्कृतियों का एक फ्लक्स निर्मित हो रहा है, इससे कैसे निकला जाए, प्रश्न अब ये है। तो उसी का रास्ता मैंने अपने तरीके से खोजने की कोशिश की थी कि हमें अब संस्कृति के प्राकृतिक रूपों की ओर आना पड़ेगा। ये इसका रूप बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैंने कुछ इशारे ज़रूर किए थे कि उस संस्कृतियों के प्राकृतिक रूप को हम कैसे खोजेंगे। आप यदि कभी मुझे कहेंगे, तो केवल संस्कृतियों के प्राकृतिक रूप के खोजने और उसके पूरे इतिहास और उसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उस पर विस्तार से मैं आप लोगों के साथ एक विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन संकेत रूप में मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल इतना पर्याप्त है। धन्यवाद। नरेंद्र जी, एक जी छोटा जी सा धन्यवाद जी। मेरा प्रश्न यह है कि एक तो जो पर्यावरण की बात की, वो तो अपनी जगह पर है ही है, गंभीर संकट या प्रश्न। दूसरा जो संस्कृति पर बात की, तो संस्कृति में क्या ये उसका हल नहीं है कि अगर हम जिस संस्कृति को मानते हैं और दूसरे जो संस्कृति को मानते हैं या दूसरे धर्म को मानते हैं, तो सहिष्णुता उसके लिए पर्याप्त नहीं है क्या? हम अपने धर्म को अपने इससे माने और दूसरे अपने धर्म को माने और एक दूसरे में के इसको अतिक्रमण न करें। तो ये सहिष्णुता से तो ये हल हो सकती है। अगर हम सहिष्णु बने पूरी तरह से, तो क्या ये हल नहीं निकल सकता है इससे? मैं आपके प्रश्न को अलग तरह से ग्रहण करना चाहूंगा। सहिष्णुता का मतलब है आप ये मान करके चलते हैं कि धर्मों संस्कृतियों की कोई चौहद्दियां हैं, कोई सीमाएं हैं, कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं जिनके भीतर उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, और उनको मानने वाले लोग अपना करते रहें, दूसरों को मानने वाले अपना करते रहें, और दोनों एक दूसरे के प्रति सहिष्णु बने रहें। ये रास्ता आजादी के दौर तक भी कामयाब रहा। जैसे गांधी ने ये कहा कि अच्छा चलिए सहिष्णु बनते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता के लिए फिर क्या रास्ता निकाला? उन्होंने कहा कि हमें अच्छे हिंदू और अच्छे मुसलमान चाहिए जो हस्तक्षेप ना करें और सहिष्णु बने रहें। जो रास्ता आप सुझा रहे हैं, वो तकरीबन वही रास्ता और ज्यादा बल्कि जटिल रूप में एक अलग समीकरण लेता है, और गांधी के उस चिंतन के अंदर हमें दिखाई देता है। लेकिन होता क्या, पश्चिम ने भी ये इसी ढंग की एक बात खोजी कि अपना अपना करते रहो भाई, अपने मंदिर गुरुद्वारे बनाते रहो, उसको एक निजी धर्म की तरह उसका पालन करते रहो, लेकिन सार्वजनिक रूप में एक दूसरे के भीतर हस्तक्षेप करने की स्थिति के अंदर आप मत आइए, और सत्ता जो है उसका समर्थन ना करें। एक रास्ता ये खोजा गया, ये पश्चिम ने अपने तरीके का रास्ता खोजा गया। लेकिन हालात क्या हैं कि ये जो सूचना क्रांति का दौर आया, इसमें आप लाख कोशिश कर लें, ये जो धर्म मजहब और संस्कृतियों के विविध रूप हैं, ये इनकी एक दूसरे के अंदर आवाजाही के बिना हमारा कोई रास्ता ही नहीं है। बाजार को चाहिए, हर संस्कृति चाहिए, वो हर संस्कृति के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है और हर संस्कृति को अपना प्रोडक्ट बना रही है। अब आप करिएगा क्या? अब आप कहते हैं कि ये तो एक निजी मामला है। ये अब निजी मामला नहीं है, अब ये बाजार का मामला है कि बाजार कितना सहिष्णु होगा। बाजार को तो अपना मुनाफा चाहिए, उसको हिंदू बाजार के अंदर भी घुसपैठ चाहिए, ईसाई बाजार में भी चाहिए, इस्लामिक बाजार में भी चाहिए। तो वो आवाजाही करेगा, वो आपकी चौहद्दियों को तोड़ेगा, वो ऐसी चीजें खोज करके लाएगा जो सबके अंदर साझी भी हों, और ऐसे बाजार खोजेगा जो अगर एक दूसरे के विरोध में कहीं जा रहे हैं, तो उन विरोधों का कैसे अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी कोशिश वो करेगा। तो ये जो विरोध है, सहिष्णु बने रहने के बावजूद अगर विरोध वहां पे कायम है, बने हुए हैं, तो उनको विरोधों को किसने बना करके रखा है? अब आप ये देखिए, हम ये कहते हैं कि हम तो सहिष्णु बने रहने के लिए तैयार हैं, ये रास्ता भी खोजा हमने, जैसे आजादी की लड़ाई के जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया, उसने कहा कि हम तो डायरेक्ट एक्शन करेंगे।
सहिष्णु बनने के लिए कोई राजी। अब और पीछे कौन खड़े हो गए? अंग्रेज आकर के खड़े हो गए। डायरेक्ट एक्शन हुआ, दंगे हुए, देश का विभाजन हुआ, अंग्रेजों की शह के ऊपर धर्म पर आधारित एक देश खड़ा हो गया। ऐसे ही वहां पर आप देखिए इजराइल को खड़ा कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि ये सहिष्णु बने रह करके क्या हमारा गुजारा नहीं होता? अब साम्राज्यवाद भी अपनी चालें खेलता है, बाजार भी अपनी चालें चलता है। वो एक निजी मामला अब निजी मामला नहीं रह गया है। या तो लेता ना, जब लिया है तूने उनके नाम से तो दे। तुमने यूं हाथ पकड़ा है। अगर कुछ मित्र अपनी बात शायद बीच में अपना बाकी साथी अपना माइक अनम्यूट कर लें। बाकी साथियों से अनुरोध है कि अपना माइक अनम्यूट कर लें, आवाज आ रही है। मैं छोड़ के गया तो ये ना बैठा है, क्यों बैठा है, क्या हो गया? चलो जा, लाइट बंद करो। राकेश जी माइक ऑफ कीजिए अपना। राकेश जी, भाई समझा करो, जल्दी करना। चलाने का एक काम कर ऋषि जी कुमार है, उनका माइक ऋषि जी ऑफ कीजिए। जितने साथी हैं सब अपना माइक अनम्यूट कर लें, विनोद शाही जी को बोलने दें, उसके बाद अपनी बात। मैंने अपनी बात तकरीबन कह दी है कि यदि ये केवल निजी धरातल के ऊपर हम इसको रख सकते तो सहिष्णुता से रास्ता निकल सकता था, लेकिन हालात ज्यादा जटिल हो गए हैं और ना राजसत्ताएं उसको उस सहिष्णुता को स्वीकार करने को राजी हैं, ना ही बाजार उसको राजी हैं। और ट्रेड वॉर्स और सत्ता की लड़ाइयों ने और संस्कृति के जो मीडिया का तंत्र है उसने उसको एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर बदल दिया है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक हो गया है। उसके अंदर अब सहिष्णुता के अगर रूप हम खोजेंगे भी तो बहुत अलग तरह के होंगे। उसके लिए फिर हमें नए समीकरण खोजने पड़ेंगे कि उस सहिष्णुता को हम लाएंगे तो किस रूप में लाएंगे, और उसको वो हम सार्वजनिक रूप में हमें उनको लाना और खोजना पड़ेगा। तो ये एक ज्यादा जटिल मामला है। इससे अब पुराने बने बनाए फॉर्मूलों से अब हमारा काम चलने वाला नहीं है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद शाही जी। आपने बहुत विस्तार से अपनी बात कही। अब हम अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए अपने वरिष्ठ साथी अजीत झा जी से अनुरोध करेंगे वो आए और अपनी बात कहें। अजीत झा जी लंबे समय तक प्रोफेसर विनोदानंद सिंह जी के साथ भी रहे हैं, तो पूरे इस आयाम को लेते हैं। प्रोफेसर अजीत झा जी। जी माइक अनम्यूट कर लें। जी अजीत झा जी माइक अनम्यूट। हाँ अब हो गया। मैंने कहा कि 9 बज चुके हैं और स्मृति व्याख्यानों में अध्यक्षीय टिप्पणी की ज्यादा परंपरा भी रही नहीं है। मैं कोई 5-1 मिनट में मोटे तौर पर 2 ही टिप्पणी करना चाहूंगा आज। एक तो जो प्रोफेसर साहब ने जो अंत में कहा कि हमारे समय में जो पर्यावरण का सवाल है वो एक बड़ा सवाल है, और वो एक ऐसा सवाल है जिससे शायद पूरी मानव जाति को जूझना पड़ेगा। और इस लड़ाई से कई नए सूत्र उभरेंगे। ये एक ऐसी लड़ाई है जो बाजार के लिए एक बड़ी चुनौती उपस्थित कर सकती है। तो ये हमारे समय का एक बड़ा द्वंद्व भी है, एक बड़ी संभावना भी है। इसका समाधान होगा नहीं होगा, क्या रूप लेगा नहीं लेगा, वो एक दिगर बात है। मगर ये आज से नहीं है, अलग अलग रूपों में पिछले 50, 60, 70 साल से ये चर्चा में है। और अगर दुनिया में इसका प्रभाव देखें तो पिछले 20 साल में तो प्रभाव कम हुआ है। पर्यावरण के इर्द गिर्द जो विमर्श है और पर्यावरण को लेके जो एक राजनीतिक बौद्धिक ताकत खड़ी हुई थी उसमें कमी आई है।
पर ये एक ऐसा सवाल है जिसे पीछा छूटने वाला नहीं है, जिससे जूझना ही पड़ेगा। और इसमें कई तरह की नई संस्कृति की संभावना भी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में हमको लगातार विचार करते रहना चाहिए। कई बार राजनीतिक तात्कालिकता की वजह से ये पहलू ओझल हो जाता है, पर इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी टिप्पणी मैं जो विषय है और उस विषय को जैसा सामान्यतः आज समझा जाता है उसके संदर्भ में करना चाहता हूँ। पुराने विचारों से, पुरानी समझ से हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा, ये एक अलग बहस है। नए विचार जो बनेंगे उनसे भी काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये हमको मालूम है। पर सामाजिक प्रक्रिया में चाहे राजनीति की लड़ाई हो, चाहे विचार की लड़ाई हो, वो एक जिंदा लड़ाई हो। वो कभी सस्पेंड नहीं होती, वो कभी इंतजार नहीं करती, उसमें कोई अंतराल नहीं होता। वो 10, 20, 25, 50 साल का विश्राम नहीं ले सकती। लड़ाई अनवरत चलती है, विचारों का सृजन अनवरत चलता है। वो बहुत कच्चे रूप में हो सकता है, कभी वो पक्के रूप में हो सकता है, कभी वो विचार पूर्व की भी स्थिति हो सकती है। लेकिन मनुष्य को जीना होता है, तो जीने के लिए उसको उपक्रम करने ही पड़ते हैं। और अगर द्वंद्व है तो संघर्ष भी करना है। और जो हमारे सामने जो अभी तात्कालिक चुनौती है, और यहाँ से शायद आयोजकों ने बहुलतावाद का ये विषय लिया होगा कि इसके सामने चुनौती क्या है और इसकी संभावना। तो चुनौती तो एक तात्कालिक चुनौती है, बहुत स्पष्ट चुनौती है कि बहुलतावाद के ऊपर एक हमला, वो हमला बाजार के कारण है, वो हमला राजनीति के कारण है, वो वैश्विक कारण से है, या भारत का जो हमला है उसके भारत के अपने कुछ विशिष्ट कारण है। इसके बारे में लंबी चर्चा हो सकती है और चर्चा होनी भी चाहिए। पर एक हमला है, एक हमला दिखता है। बाजार बहुलतावाद का भी इस्तेमाल कर रहा है, बाजार जिसको हम एक रूपता कहते हैं उसका भी इस्तेमाल कर रहा है। पर जिस किस्म का हमला बहुलतावाद के ऊपर है, उस किस्म का हमला जिस संदर्भ में जिसको आज हम हिंदुस्तान में एक रूपता कह रहे हैं, उसके ऊपर उस किस्म का हमला नहीं है। और जब हम एक रूपता कह रहे हैं तो वो कोई बनी बनाई चीज नहीं है। कुछ ताकतें हैं जो एक खास तरह की एक रूपता का निर्माण करना चाहती है। उस एक रूपता के भी जो तत्व हैं वो बदलते रहते हैं, उसके एलिमेंट्स बदलते रहते हैं, वो उसके कोई फिक्स्ड एलिमेंट नहीं है। जिस विचारधारा के संदर्भ में हम एक रूपता की बात कर रहे हैं, अब गोलवलकर उसको जिस ढंग से एक रूप करना चाहते थे, सावरकर उसको जिस ढंग से एक रूप करना चाहते थे, क्या नरेंद्र मोदी भी बिल्कुल उसको उसी ढंग से एक रूप करना चाहते हैं? शायद ऐसा नहीं है, पर उसके जो बुनियादी तत्व हैं वो कॉमन। और उस मायने में जो बहुलतावाद के ऊपर हमला है, उस हमले का बहुलतावाद कैसे मुकाबला करे, ये एक सवाल है। और इसमें दो चीजों में फर्क करना चाहिए। बहुलतावादी संस्कृति और कई तरह की संस्कृति, ये एक ही बात नहीं।
और संस्कृतियों में ऐक्य की संभावना या एकता की खोज या एक यूनिवर्सलिज्म की खोज या एक एसेंस की खोज और एक रूपता एक ही चीज नहीं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो लड़ाई चल रही है दुनिया में ज्यादातर जगहों पर इस वक्त, वो एक रूपता और कई तरह की संस्कृतियां, जिसको हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं, इनके बीच में एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। और इन दोनों संघर्षों का संबंध कोई बाजार षड्यंत्र करके दो खेमे क्रिएट करता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। पर जो विश्व व्यवस्था जिस किस्म की बन रही है, उस विश्व व्यवस्था में इन दोनों के लिए काफी गुंजाइश है। ये दोनों उस विश्व व्यवस्था का परिणाम है। लेकिन कोई भी व्यवस्था स्थायी या स्थिर नहीं हो सकती। कोई भी व्यवस्था कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उस व्यवस्था के अंदर कई तरह की विरोधी शक्तियां रहती हैं। और बहुलतावाद या लोकतंत्र या समाजवाद या सेकुलरिज्म, वो अपने पुराने रूप में या वर्तमान रूप में रहेंगे या नहीं रहेंगे मालूम नहीं। ये सब इतिहास के द्वारा निर्मित हुए हैं और ऐतिहासिक प्रक्रिया में खत्म भी हो सकते हैं। पर जिन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए इन विचारों का जन्म हुआ, इन विचारों के इर्द गिर्द संगठनों और सामाजिक प्रक्रियाओं का जन्म हुआ, एक बेहतर मनुष्य, एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया, उसके लिए नए नए नाम आ सकते हैं। और इन नामों से भी पहले कई अलग नाम थे, मगर ये लड़ाई तो चली। और आज इस लड़ाई में बहुलतावाद जो है वो एक बड़ा संबल है। आज की तारीख में लोकतंत्र एक संबल है, समाजवाद एक संबल है। उनको अपने अनुभव से सीखना होगा, उनको बदलना होगा, बदल के कुछ वो और भी बन सकते हैं। लेकिन ये सब संबल है, यही वो शक्तियां हैं, वही वो ख्वाहिशें हैं, वही वो सपना है जो बाजार की तानाशाही का मुकाबला कर सकते हैं, या राजनीतिक तानाशाही का मुकाबला कर सकते हैं, या नई दुनिया के लिए लड़ेंगे। हारेंगे लेकिन लड़ेंगे तो जीतेंगे। इसमें बहुलतावादी संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो जो शुरू में मैंने कहा कि बहुलतावाद का विरोध एक रूपता के साथ है, लेकिन कई बार हम बहुलतावाद को फ्रैगमेंट्स के तौर पे समझते हैं। कई बार हम समझते हैं कि विविधता ही एकमात्र सांस्कृतिक सच्चाई, किसी किस्म की एकता, किसी किस्म का ऐक्य, किसी किस्म का यूनिवर्सलिज्म, किसी किस्म का सत्व, ये बहुलतावाद के खिलाफ है। तो ये प्रवृत्ति में काफी बहुलतावादी विचारकों में और राजनीतिक सामाजिक कर्मियों में देखता हूं। ये समझना पड़ेगा बहुलतावादियों को कि जो टैगोर ने कहा, संस्कृति एक है और संस्कृति अनेक है। संस्कृति बहुल भी है और संस्कृति एक भी है। एक का मतलब एक रूपता नहीं। इसकी जो संभावनाएं इस स्टेटमेंट में, इस बयान में जो गहरा अर्थ छुपा हुआ है, जो जवाहरलाल नेहरू के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में भी छपा,
उसको कई बार हम लोग समझते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता में एकता का मतलब है कि विविध का सम्मान, यही विविधता में एकता है। जवाहरलाल नेहरू ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जो विविध हमको दिखते हैं, जो बिल्कुल अलग दिखते हैं, वो अलग अलग जो है वो अलग अलग नहीं है, उन अलग अलग में भी एकता है। तो बहुलतावाद को जहां विविधता को समझना है, जहां विविधता एक स्वाभाविक एंथ्रोपोलॉजिकल रियलिटी है, मनुष्य के जन्म से विविधता उसका साथी है, उसके जीवन की अनिवार्य स्थिति है। वही एकता केवल षड्यंत्र नहीं है, एकता केवल सत्ता के द्वारा स्थापित नहीं की जाती, एकता भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये जो विविधता और एकता का डायलेक्टिक्स है, ये हमको एक तरफ एक रूपता से बचाएगा, दूसरी तरफ जो प्रोफेसर शाही ने कहा कि कल्चर या रिलीजन ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है। विविधता का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप में यूनिक है और सेपरेट वाटर टाइट कंपार्टमेंट, वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं। इस विविधता और एकता के डायलेक्टिक्स को लेके हम चलेंगे तो हम तात्कालिक चुनौती का भी सामना कर पाएंगे और भविष्य में किसी नई चीज का भी निर्माण कर पाएंगे। बस इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को खत्म। धन्यवाद अजीत झा जी, आपने अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए। अब मैं प्रोफेसर विनोदानंद सिंह जी की बड़ी पुत्री अलका जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए। बस एक लाइन विनोद जी से, जैसा आप जानते हैं मेरा बहुत निजी करीबी लंबा संबंध था, पर आज मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, फिर कभी कोई मौका होगा तो मैं उसके जी। अब मैं क्या कहते हैं प्रोफेसर विनोदानंद सिंह जी की बड़ी पुत्री अलका जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने माइक को म्यूट कर लें और धन्यवाद ज्ञापन और संक्षिप्त टिप्पणी दोनों। जी। अलका जी। जी हेलो जी 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 बोले बोले। हाँ, आ हाँ। रही है। अच्छा। मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर विनोद शाही जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। उन्होंने अपना वक्तव्य बहुत ही सुंदर ढंग से रखा, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर अजीत झा जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपना वक्तव्य रखा, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे आयोजक माननीय शाहिद कमाल जी, रामेश्वर चौधरी जी, नविंदु प्रियदर्शी जी, ऋषि आनंद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जूम मीटिंग से जुड़े सभी भाई बहनों और साथियों को मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अलका जी, आपको भी धन्यवाद है कि आप पूरा तत्पर होकर के इस कार्यक्रम को करती रहती हैं। ये आप लोग का सहयोग न रहता तो मैं क्या कर पाती। सब आप लोग का सहयोग है। जी, तो अब अध्यक्ष की अनुमति से सभा खत्म। अध्यक्ष अगर अनुमति दे तो सभा खत्म करने की घोषणा की जाए। जी, खत्म करें, समापन करें। जी। अब सभा समाप्त की जाती है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।